हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और आज हम शुरू करने वाले हैं आरसीसी का नया टॉपिक जो है शेयर। तो शेयर को डिज़ाइन करने से पहले आरसीसी के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शेयर है क्या चीज़, शेयर फोर्स क्या होती है। थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे हम जान लेंगे। बाकी डिटेल में पूरा का पूरा टॉपिक आप लोग कहाँ कवर करोगे, शेयर फोर्स क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि शेयर फोर्स होती क्या है, कैसे आती है बीम में या किसी भी हमारे सेक्शन के अंदर। तो उस डिटेल पोर्शन जो होगा इसके बारे में वो वहाँ पे देखेंगे। शेयर होती क्या है जो यहाँ पे हमें ज़रूरी चाहिए, उसके बारे में हम आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ताकि हमें आगे जब डिज़ाइन करें तो चीज़ें समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो शेयर जो होती है हमारी, शेयर फोर्स हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वैसे, कि शेयर फोर्स वो फोर्स होती है जो कि हमारे दो सरफेसेस के रगड़ने की वजह से मिलती है। ठीक है, मतलब आपके कोई भी दो सरफेस आपस में अगर रगड़ते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर वो एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब रब करते हैं कह सकते हो आप। हम क्या करते हैं, सपोज हम इस तरह से हैंड्स को, अगर इस तरह से हैंड्स को रब करते हैं तो ये जो रबिंग की वजह से हमें जो फोर्स मिलता है वो क्या होगा, शेयर फोर्स। ये एक दूसरे के ऊपर शेयर फोर्स लगा रहे हैं। ये हाथ इस हाथ को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है और ये इसको ऊपर लेके जाने की। तो एक नीचे फोर्स लग रही है, एक ऊपर लग रही है, और दोनों एक साथ सरफेसेस हमारे कांटेक्ट में है। तो इस तरह की जो फोर्सेस हमारे दोनों हाथों के बीच में नजर आ रही है, ये हमारी शेयर फोर्स है। अब थोड़ा सा हमने ब्रीफली में देख लिया कि शेयर फोर्स ऐसी होती है, ये ऐसे हमें देखने को मिलेगी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बीम के अंदर, सपोज अगर मैं बात करता हूं, जैसे हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वगैरह देखे हुए हैं, शेयर फोर्स के डायग्राम देखेंगे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। और जैसे हमने यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेसेस ड्रॉ करी थी पहले, जब हम WSM LSM मेथड कर रहे थे, उस टाइम पे जब हमने बेंडिंग स्ट्रेसेस का डायग्राम बनाया था, मतलब सपोज मैं बात करता हूं, यहां पे आप हेडिंग डाल लेना, बेशक इंट्रोडक्शन है आपकी ये, कि थोड़ी सी इंट्रोडक्शन चल रही है शेयर के बारे में। तो जब हम इस तरह से बीम का क्रॉस सेक्शन बनाते थे यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पे हम अपनी बेंडिंग स्ट्रेसेस ड्रॉ करके दिखाते थे। यहाँ पे कुछ इस तरह से बेंडिंग स्ट्रेसेस हो गया, LSM में ऐसा था, WSM में ऐसा था, LSM में कुछ पैराबोलिक आ जाता है आपका। तो वो आपका अलग अलग मेथड के हिसाब से हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखा देते थे। ये कौन सी स्ट्रेसेस दिखाते थे हम, यहाँ पे ये WSM है और ये LSM, तो ये हमारी बेंडिंग स्ट्रेसेस होती थी, बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस तो हमने ऐसे दिखा दिया कि हमारे सेक्शन, क्रॉस सेक्शन जो होगा हमारे बीम का, उसके अंदर कुछ इस तरह से वेरिएशन हो रही होगी हमारी बेंडिंग स्ट्रेसेस की, बेंडिंग टेंशन हो या बेंडिंग कंप्रेशन हो, कि जब मैं हमारे क्रॉस सेक्शन के अंदर, बीम के क्रॉस सेक्शन के अंदर मूव करूंगा तो ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ इस तरह से वेरिएशन होगा। यहाँ पे इस तरह से हमारी जो स्ट्रेस है वो चेंज हो रही होगी। ये चीज क्लियर, वो हमने पूरा डिटेल में वहां पे समझ लिया था। ऐसे ही हमें क्या पता होना चाहिए कि जब मैं शेयर की बात कर रहा हूं, तो शेयर मैंने बताया आपको कि एक ऐसी फोर्स है जो एक दूसरे के सरफेस को आपस में रगड़ने की वजह से आपकी डेवलप होती है। अब ये फोर्स आपकी बीम में क्यों यूज कर रहे हैं, क्या काम है, वो देखेंगे। बस उससे पहले एक बार थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जब मैं अपने बीम का क्रॉस सेक्शन देखता हूं, तो बीम के क्रॉस सेक्शन के अंदर मुझे शेयर फोर्स कैसे नजर आएगी, कैसे वेरी करती है, चेंज कैसे होती है बेसिकली। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने यहाँ पे स्टील बार्स दिखा दिए, तो इसका मतलब ये आरसीसी बीम हो गया। अब मैं पहले सपोज सिंपल बात करता हूँ, ये आपका आरसीसी का क्रॉस सेक्शन था। सिंपल अगर मैं कोई भी एक कॉन्क्रीट का बीम लेता हूँ, प्लेन कॉन्क्रीट का हमारा बीम है, सिर्फ कॉन्क्रीट है, इसके अंदर कोई भी स्टील नहीं है। इसके अंदर जब मैं यहाँ पे वेरिएशन चेक करूंगा किसका, शेयर फोर्स का, तो वो, या शेयर स्ट्रेस का, तो शेयर स्ट्रेस हमारी कुछ इस तरह से वेरी करती है। शेयर स्ट्रेस जो होगी हमारी, ये न्यूट्रल एक्सिस है आपकी, वो इस तरह से वेरी करती है किसी भी एक कॉन्क्रीट के बीम में। ठीक है, कॉन्क्रीट बीम है आपका ये, जिसका आप B है और यहाँ पे ये आपका सपोज D है। तो कोई भी आप इसका क्रॉस सेक्शन दिखा सकते हो, सिर्फ समझने के पर्पस से है। तो अगर मैं इसके अंदर चेक करता हूं, तो जो मेरी स्ट्रेस होगी, शेयर स्ट्रेस, वो शेयर स्ट्रेस मेरी कुछ इस तरह से वेरिएशन दिखाएगी। इसको आप कैसे समझ सकते हो, इसका पूरा डिटेल्ड टॉपिक होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वहां पे भी डिस्कस करेंगे। बट कुछ जो जरूरी सी चीजें हैं वो देख लेते हैं एक बार।
कि इस तरह का ही हमारा कर्व क्यों आया, ऐसी शेप क्यों नहीं बनी या और किसी शेप में क्यों नहीं बना ये। तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा बिहेवियर समझना पड़ेगा। इसका बिहेवियर का मतलब है कि सपोज हमारा ये बीम का क्रॉस सेक्शन मैंने ड्रॉ किया है। अब इसके अंदर हमें दो तरह की स्ट्रेसेस मिलती हैं, शेयर स्ट्रेसेस। एक हमारी होती है जो कि हमें हॉरिजॉन्टली मिलेगी और एक हमारी ट्रांसवर्स शेयर होती है। देखो सपोज हमारा ये जो बीम मैंने बनाया है, ठीक है, यहां पे सपोर्ट्स हैं, इसको जब मैं कट करता हूं तो कट करने के बाद एक तो मुझे यहां पे शेयर फोर्स मिलती है, एक मुझे यहां पे भी शेयर फोर्स दिखाई देती है। ये चीज क्लियर सबको? तो यहां पे जो मेरे को शेयर फोर्स नजर आएगी उसका और इसका जो नेचर होगा वो हमारा बिल्कुल सेम होता है। ये इसको हम जनरली हॉरिजॉन्टल शेयर बोलते हैं और ये ट्रांसवर्स शेयर होती है, ट्रांसवर्स शेयर। तो ये हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स दोनों बिल्कुल सेम होती है। इनको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस भी कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस का मतलब ये होता है कि मतलब कि ये जो वैल्यू देगी सेम इसी के बराबर हमारी ट्रांसवर्स की वैल्यू आ जाएगी, उसके बिल्कुल सेम हो जाएगी। ये प्रूव करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि कैसे इनकी वैल्यू सेम होती है या कैसे ये हॉरिजॉन्टल आएगी, कैसे ट्रांसवर्स आएगी। इतना डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है अभी। बस ये देख लो कि जो हम यहाँ पे वैल्यूज निकालते हैं वो हमारी जनरली हॉरिजॉन्टल शेयर की निकालते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शेयर की वैल्यू मैंने निकाल दी, उसी को मैंने क्या कर दिया, ट्रांसवर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जो मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, उसको समझने के लिए कि ऐसे ही वेरिएशन कैसे आएगी, उसको समझने के लिए आप क्या करो, इसी बीम को बीच में से काट लो। सपोज यहां बना देता हूं अच्छा सा एक बीम, सपोज मैंने इस तरह से कंसिडर किया, ठीक है, ये मेरा कोई भी एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम सपोज। अब यहां पे इसका वेरिएशन जो मैं दिखाऊंगा वो मेरा ऐसे ही कैसे आएगा, इसको इसके बराबर ही दिखा दो ताकि फिर समझने में और भी आसानी आ जाएगी। कि ये सपोज इसी का ही क्रॉस सेक्शन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, सपोज इसके अंदर ऐसा वेरिएशन कैसे नजर आएगा, इसको कैसे समझो। इसको समझने के लिए आप ये देखिए, मेरा ये जो बीम था इसका क्रॉस सेक्शन ये है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, शेयर फोर्स चेक करनी है। मैंने आपको बताया कि हम कौन सी वैल्यू निकालते हैं शेयर फोर्स की, हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो शेयर फोर्स होगी वो निकाल दूंगा, उसी के बराबर मुझे क्या मिल जाएगी, ट्रांसवर्स शेयर फोर्स। तो उतना उसमें नहीं अभी चक्कर में पड़ते हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अब। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शेयर का ही होता है ये डायग्राम भी। तो सपोज मुझे क्या करना है, अब एक फॉर्मूला भी आप पहले देख लो कि आपका शेयर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका टाउ इक्वल्स टू V इंटू ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी। ये आपका शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। ये जो है टाउ से रिप्रेजेंट करी जाती है शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। ये चीज क्लियर सबको, टाउ से रिप्रेजेंट करी जाती है। ये आपकी क्या है, शेयर फोर्स। V, कैपिटल V जो है ये है शेयर फोर्स। ये आपका एरिया होता है, एरिया। एरिया कौन सा लूंगा मैं, जिस भी पॉइंट पे मैं शेयर निकालता हूं, या तो उसके ऊपर का एरिया या फिर उसके नीचे का एरिया, कोई भी एरिया लेते हैं। वाई बार हमारा डिस्टेंस है सीजी तक का, और आई हमारा होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डी ए होता है, वाई स्क्वायर डी ए ये चीज। तो ये हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा जनरली क्या बताता है, ये हमें डिटेल में चले जाएंगे खैर ज्यादा, बट चलो थोड़ा जान लेते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को भी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा जनरली ये बताता है कि हमारा जो सेक्शन है उसका वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए। या फिर यहां पे हम क्या कह सकते हैं, मूवमेंट, यहां पे इसको क्या बोलते हैं हम, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया भी बोलते हैं। तो ये क्या होगा, मूवमेंट मतलब रोटेशन, कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है रोटेशन के लिए। अगर मैं किसी चीज को घुमाता हूं, मतलब मूवमेंट देता हूं, तो वो पर्टिकुलर शेप या वो पर्टिकुलर सेक्शन कितनी ताकत से उस डायरेक्शन में मुझे घुमाने से रोकेगा। ये चीजें हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से पता चलती हैं। क्लियर?
तो वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो वाई स्क्वायर इंटू, सॉरी डी ए है ये, वाई स्क्वायर इंटू डी ए, इसको इंटीग्रेशन भी करते हैं, ठीक है। फिर अगर किसी न्यूट्रल, सपोज हमें न्यूट्रल एक्सिस पे चाहिए तो फिर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वो लगाते हैं, उसको वहां तक पहुंचाते हैं। वो देखेंगे अभी आगे आएगा तो तब उस टाइम पे चेक करेंगे उसको। तो आई हमारा क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और बी हमारी विड्थ है जिस भी सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो जो टी फोर्स, टाउ फोर्स होगी, शियर फोर्स, वो मैं ऐसे निकालता हूं। अब सपोज हम डिस्कस कर रहे थे इस बीम के बारे में। इस बीम के ऊपर मैंने क्या किया, सपोज मुझे क्या चाहिए, सपोज मुझे इस पॉइंट पर चाहिए, ये पॉइंट हमारा क्या है ए, तो मैंने क्या किया, इसको इस पॉइंट के अबाउट काट दिया। काट दिया मतलब मैंने क्या किया, यहां से इसको एनालाइज करने के लिए इसको बीम को लिया, और शियर फोर्स कब आएगी, जब इसको मैं क्या करूंगा, किसी दूसरे सरफेस के साथ में इस तरह से स्क्रैच करूंगा, रगड़ूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको सपोज काट दिया। काटने के बाद मैंने चेक किया कि इस बीम के अंदर यहां पे कितनी फोर्स आ रही होगी। अब क्योंकि ये हमारी क्या है, टॉप सरफेस था, बिल्कुल ऊपरी सतह थी, ऊपरी सतह है, तो इसलिए क्या होगा, यहां पर हमारी कोई भी फोर्स ऑफर नहीं करी जा रही होगी इसको रोकने के लिए, क्योंकि इसको, इसके ऊपर कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो कि इसको आगे या फिर पीछे की तरफ खींच रहा हो। तो ऊपर की तरफ हमारा क्या लग रहा है, कोई भी शियर फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी शियर फोर्स नहीं लग रहा, या शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा, ठीक है। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि वहां पर हमारा कोई भी ऊपर सेक्शन प्रेजेंट नहीं है। किसके लिए, इसको रोकने के लिए या इसको आगे खींचने के लिए, ठीक है। मतलब इसको मेरे सपोज, अब आप इसको ऐसे समझो, सपोज ये मेरा एक हाथ है, ये चीज, अब मैं अगर अपने हाथ की यहां पर इस वाली सतह पर, इस वाले सरफेस पे अगर मैं नॉर्मली चेक करना चाहूं कि कितनी शियर फोर्स लग रही है, तो कितनी आएगी, जीरो आएगी ना। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो कि इसको रगड़ रही हो या इसके ऊपर फोर्स लगा रही हो, तो ये रोकेगी किसको, किसी को भी नहीं, तो बैलेंस्ड है सब कुछ। तो ये क्या है, शियर फोर्स यहां पर जीरो आएगी। लेकिन वही सपोज मैं क्या करूं, सपोज ये इस तरह से सैंडविच की तरह इसको ऐसे बना दूं। अब मैं अगर देखना चाहूं कि मेरे हाथ में बीच में, यहां पर इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स आएगी, तो वो क्या होगा, मैं कुछ वैल्यूज की निकाल पाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये हाथ जो है ये भी इसको इस तरह से स्क्रैच कर सकता है, इसको रोकने के लिए नीचे वाला जो हाथ है ये वाला भी कुछ फोर्स ऑफर करेगा ताकि ये अपनी पोजीशन पर रहे। ये इसको आगे खींचने की कोशिश कर रहा है सपोज, और ये इसको पीछे खींचेगा। तो यही आपका डिफरेंट डायरेक्शंस में जो फोर्सेस होंगी वही शियर फोर्स के रूप में बाहर आती हैं। लेकिन यहां पर क्या है, टॉप सरफेस है, इस तरह से है ये बिल्कुल, तो यहां पर कोई भी ऐसा सरफेस नहीं है जो कि इसको खींच रहा हो, या फिर मतलब इधर खींच रहा हो या उधर खींच रहा हो, कोई भी फोर्स लगाने वाला सरफेस नहीं है, तो जीरो आ जाएगा। तो इसलिए मुझे यहां पे क्या दिखा, जीरो दिखी फोर्स। अब अगर मैं सपोज यहां पे चेक करता हूं, यहां पे मैक्सिमम क्यों होती है हमारी फोर्स, यहां पर शियर स्ट्रेस, फोर्स और स्ट्रेस मतलब सेम ही चीज है यार, एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आप क्या आ जाएगी, वो स्ट्रेस आ जाएगी। मतलब ये फॉर्मूले में फोर्स अगर आपको मिल रही है तो स्ट्रेस भी आ रही होगी कुछ ना कुछ। तो फोर्स और स्ट्रेस मैं बार बार थोड़ा इंटरचेंज करके यूज कर सकता हूं, तो कंफ्यूज मत होना उसमें, स्ट्रेस की बात कर रहा हूं बेसिकली मैं। अब मैं न्यूट्रल एक्सिस पे जब देखता हूं, तो न्यूट्रल एक्सिस पे कहां आपकी वैल्यू आपकी आएगी, ये न्यूट्रल एक्सिस पे जब मैं बात कर रहा हूं, तो न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्या हो गया, ये बीम और ये बीम, मतलब इसके ये सपोज ऊपर वाला स्ट्रक्चर हो गया और ये नीचे वाला। अब इन दोनों के बीच में मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो बीच में क्या हो गया, मुझे मैक्सिमम एरिया मिल रहा है ऊपर का और नीचे का रेजिस्ट करवाने के लिए। मुझे मैक्सिमम एरिया, ये और ये मैक्सिमम एरिया मिल रहा है इसको रेजिस्ट करवाने के लिए। ये भी अपनी पूरी ताकत से लगाएगा फोर्स, और ये भी अपनी पूरी ताकत से फोर्स, या ये भी पूरी ताकत से स्ट्रेस लगाएगा, और ये भी पूरी ताकत से स्ट्रेस लगाएगा। तो जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है इसका बीम का, कि मैक्सिमम कितनी यहां पर आप स्ट्रेस लगा सकते हो, ठीक है, दोनों सरफेसेस के बीच में, वो आपको मैक्सिमम एरिया जब यूटिलाइज करोगे तभी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ये चीज क्लियर, इसको समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैंने क्या किया, अब सपोज यहां पे भी निकालूंगा, तो सपोज इस पॉइंट पर भी निकालूंगा मैं अगर, तो ये ऊपर वाले जैसा ही हो जाएगा, इसके नीचे कोई भी एरिया नहीं है, तो सेम हो जाएगा केस। तो ये चीज भी थोड़ी क्लियर हो जाएगी आपको। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहां पे ये घट क्यों रही है, यहां पे बढ़ी क्यों नहीं, ऊपर का एरिया तो बढ़ता जा रहा है ना।
तो वो एरिया अब हम यहां पे जब चेक करते हैं तो देखो, बिल्कुल मैं आप लोगों को ये सिर्फ समझने के पर्पस से बता रहा हूं, ज्यादा इसकी एनालिसिस या डिटेल में हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, या आपके सिर्फ दिमाग को ये चीज समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये इस तरह से बता रहा हूं अभी फिलहाल, ठीक है। जब इसको पूरा अच्छे से डिटेल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में एक एक पैरामीटर के साथ में इनको समझेंगे हम। अभी सिर्फ आपको यहाँ पे आगे हमने यूज करना है, इसीलिए चीजें समझने के पर्पस से बता रहा हूँ यहाँ पे, कि बस हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए, एक बेसिक आइडिया कि हाँ स्ट्रेस जो है हमारे यहाँ पे इस तरह से वेरी क्यों कर रही है, ठीक है। बाकी डिटेल में वहां पर पढ़ना ही है हमने, पूरा एक एक फॉर्मूला ये पूरा डिराइव किया जाएगा, सब कुछ कैसे आया कैसे नहीं आया सब कुछ। फिलहाल इनको एज इट इज फेस वैल्यू पर लेके चलो, तो आइडिया हमें चाहिए बेसिकली कि कैसे काम करेगी। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मतलब इस पॉइंट पे इसको थोड़ा सीधा बना लो, सीधी लाइन का यार मैंने आप लोगों को बोला हुआ है तो नहीं बनती, क्या करें यार। तो ये जो आपका सपोज 1-1 है सेक्शन, इस 1-1 सेक्शन पे मैंने इसको कट किया। यहां पे जब मैं कट करता हूं तो आप लोगों को ये फील होता है कि यहां से ऊपर का जो एरिया है, ये एरिया आपका ज्यादा ताकत से इसको नीचे वाले को लेके जा सकता है, मतलब ज्यादा फोर्स लगाएगा। बट ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे वाला जो एरिया है वो एरिया क्या है, कम है। तो आपकी जो स्ट्रेस रहेगी यहां पर अनबैलेंस्ड, वो किसकी वजह से रहेगी, इसकी वजह से। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि सपोज यहां पे मैंने आपको बताया था कि सेंटर पे तो ये क्या है, मैक्सिमम एरिया है, ठीक है। सेंटर पे तो क्या था, ऊपर का जितना मैक्सिमम एरिया आ सकता था वो आ गया, और नीचे का जितना मैक्सिमम एरिया आ सकता था वो आ गया। सपोज ये बराबर आ गया बिल्कुल, तो ये मैक्सिमम मुझे यहां पर इतनी ताकत से ये खींच रहा है, इतनी ताकत से ये खींच रहा है, तो ये क्या हो गया, दोनों के बीच में लगने वाला जो घर्षण, जो बीच में इनका वैल्यू जो हमें मिलेगा, जो रबिंग होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वही अगर मैं क्या करूं, सपोज अब इसी को सपोज मेरा हाथ यहां से सपोज आधा कर दो, ठीक है, सपोज करना है सिर्फ, तो यहां से मेरे हाथ की जो थिकनेस है वो आधी हो गई। अब मैं अगर इसके ऊपर सपोज नीचे अगर, और ये वो बची हुई आधी मैंने इसके नीचे लगा दी, तो ये इतना मोटा हो गया हाथ और ये अभी इतना ही है। जब मैं इनको रगड़ूंगा तो रगड़ते टाइम पर जो फोर्स ये लगाएगा इसके ऊपर वो क्या होगी, कम होगी। कम होगी इसीलिए इसके ऊपर यहां पर क्या आएगी, स्ट्रेस कम आएगी। स्ट्रेस कम क्यों आएगी, क्योंकि एरिया जो लगाने वाला था इसके ऊपर फोर्स वो कम हो गया। मतलब इसको आप ऐसे समझ के चल सकते हो कि ये जो मोटाई आपको यहां पर नजर आ रही है, इतने एरिया की वजह से अब यहां पे स्ट्रेस आपको मिलेगी। इतना जो एरिया था, आपको ये फील होता है कि ये जो एरिया है, इस इतने एरिया की वजह से तो स्ट्रेस ज्यादा आएगी, बट उतनी ही स्ट्रेस आपकी यहां पर कम भी तो हो जाएगी इसके वजह से। तो जो बैलेंस आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ओवरऑल कम स्ट्रेस यहां पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कम एरिया की वजह से जो अनबैलेंस्ड फोर्स रह जाएगी वही आपकी क्या करेगी, यहां पे शियर स्ट्रेस के रूप में काम करेगी। देखो, शियर स्ट्रेस वही फोर्स होती है जो आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स रह जाती है। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब सपोज ये हमारी मेरे दो हाथ हैं, मैंने क्या किया, अब मेरे हाथ बिल्कुल भी क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, रेस्ट पोजीशन पे हैं। रेस्ट पोजीशन पे हैं तो क्या इनके बीच में कोई शियर फोर्स होगी, नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी फोर्स ना आगे लगेगी ना पीछे। इनके बीच में शियर फोर्स कब आएगी, जब सपोज मैं ऊपर वाला हाथ इधर में लेके जाना चाहूं, ठीक है, ये और ये सपोज मैं अभी नीचे मूव नहीं कर रहा, नीचे वाला हाथ ये मेरा एज इट इज रखा हुआ है, ऊपर वाला हाथ मैं आगे लेके जा रहा हूं, तो ये तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन ये फोर्स कहां लगा रहा है, कहीं भी नहीं लगा रहा। तो एक ये इस तरफ की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, बट ये क्या कर रहा है, इसको रोकने की कोशिश करेगा। एक अनबैलेंस्ड फोर्स मुझे यहां पे मिलेगी। अनबैलेंस्ड फोर्स कितनी मिलेगी, जो कि इसको इधर लेके जा रहा है, जितनी मैक्सिमम इसको इस तरफ खींच रही होगी फोर्स इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जो फोर्स खींच रही है वो तो हमारी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, लेकिन इधर वाली क्या रहेगी थी, कम रह गई थी। तो इसीलिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स यहां पर रह जाएगी। जितना भी अनबैलेंस्ड का पोर्शन होगा वही शियर फोर्स के रूप में काम करेगा। इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझिए। यहां पे हो सकता है कि कईयों के दिमाग में डाउट रह गया होगा अभी भी, बट उसको देखो क्लियर करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, सपोज ये दो प्लेट हैं और इस तरह से कोई भी प्लेट है, ये
इनके ऊपर क्या हो रहा है, एक फोर्स यहाँ पे हम 15 न्यूटन की लगा रहे हैं सपोज, एक इधर हमारी 10 न्यूटन की लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है। तो ये तो 15 न्यूटन की फोर्स से इसको इधर खींच रहा है, ये 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है। तो किस डायरेक्शन में मूव करेगी हमारी ओवरऑल जो बॉडी होगी, कहां पे करेगी, हमारी इधर की तरफ करेगी। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, आपकी 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में ज्यादा है। तो ये ज्यादा क्या कर रही है, इधर वाली 10 को और इधर वाली 10 को तो इसने बैलेंस हो गया, ये आपस में बैलेंस होगी, बट ये क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो यहां पर जो हमें स्ट्रेस नजर आएगी या जो फोर्स है यहां पर बेसिकली जो नजर आ रही है, तो जो शियर फोर्स के रूप में काम करेगी एक्स्ट्रा, वो कितनी होगी, 5 न्यूटन की जो फोर्स होगी। ये फोर्स हमारी यहां पे अनबैलेंस्ड बची हुई है, इसको कोई बैलेंस करने वाला नहीं है, इसीलिए क्या करेगी, इस प्लेट के ऊपर इस तरह से मूव कर जाएगी, चल पड़ेगी ये, ठीक है। तो ये इस तरह से चल पड़ेगी। तो जब ये चल पड़ेगी तो क्या होगा, इसके ऊपर घर्षण होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, एक तरह से रगड़ खाएगी, ये रबिंग होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में शियर डेवलप होगी, शियर फोर्स आ गई आपकी एक 5 न्यूटन की। ऐसा ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या है, ये और ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे थे, यहां से ये यहाँ पे और यहाँ पे दोनों आपस में क्या कर रहे थे, पहले इतनी ही ताकत के साथ ये इधर मूव करना चाह रहा था, इतनी ही ताकत के साथ ये इधर मूव करना चाह रहा था, ठीक है। जब मैं शियर फोर्स कैलकुलेट करता हूं तो मैक्सिमम जो ताकत थी, इसका भी एरिया मैक्सिमम था, जो ऊपर इस डायरेक्शन में लेके जा रही थी फोर्स, और इसका भी एरिया मैक्सिमम था जो दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रही थी, ठीक है। सपोज इनको आप दो अलग अलग एरिया मान के करो बात। सपोज पहले हम इसकी बात कर रहे थे, मैक्सिमम क्यों आई थी, ठीक है, एक हमने ये बात करी थी। तो इस टाइम पे सपोज इधर लेके जाने वाली कितनी थी, ये सपोज ये हमारी 20 थी, और ये इधर लेके जाने वाली भी 20 थी। ये चीज क्लियर सबको। तो अब इनके अंदर हमारा मैक्सिमम जो हमारी फोर्स आ रही थी वो इतनी आ रही थी, ये चीज क्लियर सबको। अब यहां पे मैक्सिमम एरिया था, इसी वजह से हमारी फोर्स मैक्सिमम आ रही थी। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जो शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस होती है ना, जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में रहेगा आपका, जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में रहेगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रेस आएगी, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना ज्यादा एरिया मिलेगा इसको, जितना ज्यादा ये चिपकेगा दूसरे सरफेस के साथ में, उतनी ही ज्यादा स्ट्रेस के साथ आपको मिलेगा, यहां पे उतनी ज्यादा स्ट्रेस मिलेगी बेसिकली। तो यहां पे हमारा क्या है, एरिया न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे मैक्सिमम एरिया हमें मिलता है। मैक्सिमम कैसे, दो सरफेसेस का, दो ऐसे सरफेसेस का जिसके अंदर हमारा घर्षण हो रहा है, इस तरह से रबिंग हो रही है। अब जब मैं नीचे 1-1 सेक्शन लेता हूं, इसके अंदर ये जो एरिया है, ये एरिया मेरा कम है। तो जब मैं शियर स्ट्रेस निकालता हूं यहां से, तो एरिया की वैल्यू, मैंने क्या कहा था, ये एरिया कौन सा है, या तो इससे ऊपर का एरिया ले लूं या फिर इससे नीचे का एरिया। अगर मैं ऊपर का ले लूंगा तो बाकी पैरामीटर्स मेरे चेंज हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी हमारी वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी मैं यहां पे नीचे का एरिया लेके इसको कैलकुलेट करूंगा। वाई बार वगैरह सारी वैल्यूज हमारी चेंज हो जाएंगी, ये चीज क्लियर। तो जब मैं एरिया नीचे वाला लेता हूं तो इतने एरिया की वजह से हमारी स्ट्रेस आएगी, इतने एरिया की वजह से, इतनी एरिया की वजह से स्ट्रेस आएगी, तो स्ट्रेस की वैल्यू कम आएगी, तो हमें यहां पे कम नजर आएगी। ऐसे ही धीरे धीरे नीचे चला जाऊंगा तो आप ऊपर वाले एरिया से कंफ्यूज मत होना कि ये एरिया ज्यादा ले लूंगा, तो उसमें वाई बार भी आपका चेंज हो जाएगा, तो उससे आपकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली उतनी ही आएंगी जितनी आप नीचे वाला एरिया लेके करोगे सॉल्व। तो कम एरिया जब आप लेते हो यहाँ पे, तो कम एरिया की वजह से आपकी स्ट्रेस भी कम आएगी। जैसे यहाँ पे हमने जब लिया था, इसके ऊपर का एरिया क्या था, 0 था, इसीलिए यहाँ पे एरिया 0 कर दिया, तो स्ट्रेस क्या आ गई थी, 0। ऊपर का एरिया 0 मतलब कोई दूसरा एरिया था ही नहीं जो कि इसको रोक रहा था। ये चीज क्लियर सबको। तो ऐसा ही यहां पर हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस तक तो मैक्सिमम एरिया हमारा बढ़ता है, बट न्यूट्रल एक्सिस के बाद जब मैं देखता हूं, क्योंकि इसके नीचे तक मैं लेके जा रहा हूं, तो हमारा एरिया यहां तक मैं मैक्सिमम ले सकता हूं। इतनी मैक्सिमम डेप्थ के लिए अगर मैं बात करूं तो इतनी मैक्सिमम तक मैं एरिया बढ़ा सकता हूं, मैक्सिमम कर सकता हूं। जब इसके नीचे चला जाऊंगा तो वही केस, यही वाला केस सेम बन जाएगा, इसी का उल्टा नीचे चलेगा। इसके इतना ही नीचे जाऊंगा तो यहां से तो बढ़ रहा है बट नीचे से घट रहा है, तो वही एरिया मेरा ऊपर से बढ़ेगा और नीचे से घटेगा। तो जो मैक्सिमम जो वैल्यू आप कह सकते हो अचीव करोगे, वो कितने पे करोगे, न्यूट्रल एक्सिस पे। तो एक थोड़ा सा ओवरऑल आपको बेसिक आइडिया सा हो गया होगा कि आपकी जो शियर स्ट्रेस है वो आपके बीम के अंदर, कॉन्क्रीट बीम के अंदर कैसे वेरी करती है। ये चीज क्लियर सबको। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि हाँ, इस तरह से वेरिएशन हो रही होगी, एरिया के रिस्पेक्ट में हमारी स्ट्रेस जो वेरी करती है। इस फॉर्मूला के थ्रू हम इसकी वैल्यू निकालते हैं।
और जो डायग्राम हमने बनाया है वो हमारा इसी शेप में क्यों आता है। थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि मैक्सिमम वैल्यू में कहाँ मिलती है, न्यूट्रल एक्सिस पे, और जीरो कहाँ मिलती है, टॉप सर्फेसिस पे। ये चीज क्लियर सबको। तो जब टॉप सर्फेसिस की बात करूंगा तो शियर स्ट्रेस जीरो आ जाएगी, मैक्सिमम कहाँ होगी, सेंटर पे, मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे, सॉरी, तो न्यूट्रल एक्सिस पे मिलेगी आपको मैक्सिमम, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस तक हम क्या कर सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं, उसके नीचे एरिया हमारा अगर मैं बढ़ाता हूं तो वो नीचे की साइड से कम हो जाता है। और यहाँ पे जो मैं एरिया लेता हूं वो जिस भी पॉइंट पे कंसिडर कर रहा हूं, या तो उसके ऊपर का लूंगा या फिर उसके नीचे का एरिया। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू हमारी सेम ही रहेगी चाहे आप कोई भी एरिया लो। ठीक है, तो एरिया कांस्टेंट मान के हम यहाँ पे देख रहे थे। इसकी कैलकुलेशन जो जनरल की जाती है, एरिया जो हम लेते हैं जनरली, वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच इस तरह से ट्रेवल करते हैं, या तो यहाँ से लेके न्यूट्रल एक्सिस जाएंगे, न्यूट्रल एक्सिस, या फिर इधर से एंटर करके यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस जाएंगे। तो जनरल जो कैलकुलेशन की जाती है वो कुछ इस तरह से की जाती है। थोड़ा बहुत आइडिया अब आपको लग गया होगा कि शियर स्ट्रेस क्या होती है, शियर स्ट्रेस का जो डायग्राम है वो कैसा होता है। तो ये हमने कंक्रीट के केस में देख लिया कि हाँ, अगर कंक्रीट का प्लेन कंक्रीट का बीम बना है तो कुछ ऐसा नजर आएगा हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज क्लियर। अब हमारा क्या है, आरसीसी। तो आरसीसी में तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, स्टील भी आएगा ना। तो स्टील के आरसीसी के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे लिखा है ना, हाँ, ये फॉर कॉन्क्रीट बीम। तो अब देखो आरसीसी बीम के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। आरसीसी बीम के अंदर, या हम जब डिजाइनिंग करते हैं तो उनके अंदर हम क्या मान के चलते हैं, क्रैक्ड सेक्शन मानते हैं। तो क्रैक्ड सेक्शन मानते हैं तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की जो आपकी कंक्रीट है वो तो क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी ना, गायब हो जाएगी। तो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे फॉर आरसीसी बीम, आरसीसी का अगर मेरा बीम है तो आरसीसी के बीम के अंदर यहां पे नीचे स्टील बार्स आ जाएंगे, और सपोज ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा हमारा, एक तो हम शो भी यहीं तक करते हैं स्ट्रेस डायग्राम, क्यों, क्योंकि क्रैक्ड सेक्शन है और हमने इसको क्या माना हुआ है, डब्ल्यूएसएम या एलएसएम से डिजाइन करते हैं, तो हम क्रैक्ड सेक्शन के अंदर स्टील बार को ही एनालाइज करेंगे। यही वाला पोर्शन तो क्या हो गया हमारा, निग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब निग्लेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, यहां तक तो हमारा क्या था, कॉन्क्रीट था ना, तो यहां तक तो बिल्कुल स्ट्रेस वैसे ही आएगी जैसे वहां पे आ रही थी, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी। इसके बाद उसके अंदर कैसे आ रही थी, ये यहां पे आ रही थी कुछ इस तरह से। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, ये पोर्शन तो निग्लेक्ट किया हुआ है ना आपने कंक्रीट का, तो निग्लेक्ट कर दिया तो आपकी जो स्ट्रेस यहां पे मैक्सिमम पहुंची थी, यही वैल्यू आपकी नीचे तक मानी जाती है। ये वैल्यू स्ट्रेस की टाउ। ये चीज क्लियर कि यहीं पे ही आपकी जो वैल्यू है, सपोज इसको टाउ नहीं, इसको क्यू बोला जाता है वैसे अभी के लिए, क्योंकि टाउ जब हम यूज करेंगे तो ये वैल्यू नहीं होगी, हम दूसरी यूज करेंगे, वो भी बताएंगे। तो जो मैंने सपोज कोई क्यू वैल्यू ये मैक्सिमम आ रही थी हमारी, इसकी यही वैल्यू हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे मैक्सिमम आ रही थी, यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो आ सकती थी न्यूट्रल एक्सिस पे। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता था, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको नीचे वाले सेक्शन को क्रैक्ड माना था। ये आप यहाँ पे लिख भी लेना बेशक, क्रैक्ड सेक्शन है, एजम्पशन होती है हमारी ये। तो कॉन्क्रीट ऑन कंप्रेशन टेंशन, कंक्रीट ऑन टेंशन साइड इज निग्लेक्टेड, कंक्रीट ऑन टेंशन साइड इज निग्लेक्टेड। तो निग्लेक्ट किया हुआ है तो नीचे वो उस तरह से वेरी करेगी ही नहीं, तो जितनी यहां तक मैक्सिमम पहुंची थी उतनी ही मैं यहाँ पे स्टील के अंदर मान के चलता हूं कि इतनी ही स्ट्रेस हमारी यहाँ पे दिखेगी। अब यहाँ पे जब मैं बात करता हूं, ये तो हमने मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल दी एक तरह से कि हाँ इतना इस तरह से रियल में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा आरसीसी बीम के अंदर, क्लियर। बट अब आपकी जो आईएस कोड आया आपके, फिर देखो जब भी दुविधा आती है तो मैंने क्या बोला था, जिसका कोई नहीं होता उसका आईएस कोड होता है। तो अब आईएस कोड आया, यहाँ पे आईएस कोड ने बोला कि भाई अब आप देखो इतना मुश्किल सा डायग्राम बन गया यहाँ पे, इसको कैसे सॉल्व करते फिरोगे, ठीक है, कितनी परेशानियों के साथ आप एक स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे। तो मैं हूं यहाँ पे परेशानी का समाधान करता हूँ, आपकी समस्या जो भी है
उसका समाधान करते हैं। तो बोलता समस्या बताओ। हमने कहा समस्या देखो आपके सामने है, डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आईएस कोड ने क्या कहा, क्या अब भी कॉम्प्लेक्स है? आईएस कोड ने क्या कहा, क्या अब भी कॉम्प्लेक्स है? आईएस कोड ने क्या किया, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा रेक्टेंगल ही मान लिया कि लो बेटा टेंशन ही खत्म करो आप अपनी, ये सारी आपको टेंशन ही खत्म हो जाएगी। अब ये क्या हो गया आपका टाउ वी। जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस आपकी आती है मैक्सिमम, वो आपकी कुछ इस तरह से वेरी करेगी यहां पे। तो इस तरह का आपको आईएस कोड ने क्या कर दिया, यहां पे रिकमेंड कर दिया कि कुछ इस तरह का आप यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन इसका मान सकते हो शियर स्ट्रेस का हमारे आरसीसी बीम के अंदर। तो अब ये हो गया तो बहुत बढ़िया हो गया हमारे लिए कि यार बहुत सही हो गया हमारे लिए। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो था सारा, मुझे जो इतना मुश्किल काम करना पड़ रहा था, जो पढ़ना पड़ रहा था मुझे कि बार बार कभी उसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा था कहीं पे, कभी कुछ देख रहा था, तो सारी चीजें मुझे यहाँ पर अवॉइड हो गई, मुझे कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब किसी को देखो यार, अब जो मैं अभी आपको इससे पहले समझा रहा था कि इसका स्ट्रेस डायग्राम, शियर स्ट्रेस डायग्राम जो वो कैसा होता है कैसा नहीं होता, नहीं भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो यूज करना नहीं है वो। तो मैंने आपको जस्ट यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होती है क्या नहीं होती वो चीज समझाने के पर्पज से थोड़ा सा एक आइडिया दिया था बेसिकली। पूरा डिटेल में तो वो वहां पे मैंने खुद भी डिस्कस नहीं किया, तो जस्ट एक आइडिया के लिए हमने समझा था कि डायग्राम ऐसा बनेगा। अब नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो यूज करना ही नहीं है। आईएस कोड ने क्या बोला, ये रेड पोर्शन जो है आपका यही है भाई, जो भी है इसी के साथ अब आप खेलो खेलो खाओ, इसी के साथ डिजाइन करो। अब बहुत बढ़िया हो गया हमारे लिए। तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि टाउ वी जो है हमारी नॉमिनल शियर स्ट्रेस, अभी आगे लिखेंगे इसको भी कि ये यहां पे लिख लेना, ये आपका क्या है एज पर आईएस कोड, एज पर आईएस कोड, ठीक है। थोड़ी सी कम वैल्यू है ये आपकी क्यू से, बट यहां पे जो कम करी है तो वो यहां पे भी तो बढ़ाई है ना, तो इसी तरह से मैनेज किया है ताकि आपको यहां पे एक रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मिल जाए। तो थोड़ा सा शियर स्ट्रेस डायग्राम भी हमने देख लिया कि जब भी मैं एनालिसिस करूंगा तो वो कुछ ऐसा मान के करूंगा, मैं एनालाइज करूंगा तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ये चीज क्लियर सबको? अब इसके बाद बारी आती है हमारे बीम के अंदर। हम जब बीम बनाएंगे तो बीम के अंदर कहाँ पे ऐसी लोकेशंस होंगी या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे मुझे शियर के लिए सेफ करके चलना पड़ेगा, या मुझे शियर रीइंफोर्समेंट जो देनी है वो क्यों देनी है, कैसे देनी है, उन सब चीज़ों का मुझे पता होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों के लिए भी अभी आगे देखते हैं। इसको डायग्राम को देख लो एक बार अच्छे से, समझ लो इसको थोड़ा। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका पॉइंट जो है वो लिखिए, शियर स्ट्रेस इन बीम, या एनालिसिस लिख लो, एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ ए बीम। जब हम एनालाइज करेंगे किसी भी बीम को तो आप ऐसे मानो ये मेरा कोई भी एक बीम है और ये इसकी सपोर्ट्स के भाई इनके ऊपर रेस्ट कर रहा होगा ये, और ठीक है। अब इसके अंदर जब मैं चेक करता हूं, सपोज यहां पे कहीं पे हमारी न्यूट्रल एक्सिस मिलती है, ठीक है, ये हमारी सपोज न्यूट्रल एक्सिस आ रही थी, ये हमारा जो बीम है इस बीम के अंदर यहां पे अगर मैं इसका
डायग्राम बनाता हूं, कौन कौन सा, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स। तो सिंपली सपोर्टेड का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है, कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैक्सिमम आपका सेंटर पे होता है और आपके सपोर्ट्स पे 0 होता है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है भाई। इसके बाद हमारी बारी आती है किसकी, शियर फोर्स। कल हम दोनों ये जो दोनों चीजें ये वो देख चुके हैं जब कोफिशिएंट्स भी हमने पढ़े थे। तो शियर स्ट्रेस जो है वो कुछ इस तरह से वेरी करती है। शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है भाई। यहाँ पे आपके सपोज प्लस है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे क्या रहती है, ये वैसे आपके ना यहाँ पे बनेगी भाई, मतलब आप यहाँ से ही बना दो इसको, ये भी करेंगे डिस्कस हम। ठीक है, यहाँ से ही बनेगा ये। तो ये जो चीज़ है, क्यों बनता है यहाँ से भाई, क्योंकि शियर फोर्स जो होती है सपोर्ट्स के ऊपर तो हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, क्लियर स्पैन लेके चलते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्या यूज करते हैं, क्लियर स्पैन शियर फोर्स डायग्राम में। ये आपका क्या लिख लो यहाँ पे, SFD। SFD मतलब शियर फोर्स डायग्राम, BMD मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखो यार, ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको चीजें समझनी है। क्या चीजें समझनी है, उसको आप क्या यहाँ से क्या इन्फेरेंस निकालनी है बेसिकली, वो आपको रिजल्ट क्या समझना है। देखो, 2 डायग्राम मैंने बनाए हैं, आपका जो बीम है वो दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो बीम आपका कौन सी लोकेशन पे किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, किसी भी एक वैल्यू के लिए अगर मैं बात करता हूं, कोई भी आपका कंपोनेंट है, वो कौन सी ऐसी स्ट्रेस है जिसके लिए वो वीक है, किस स्ट्रेस की कौन सी वैल्यू के लिए हमारा जो बीम है किस लोकेशन पर वीक है। मतलब अगर मैं सपोज अपने बीम की बात करता हूं यहां पर, तो सेंट्रल पोर्शन जो होगा मेरे बीम का, वो कौन सी स्ट्रेस की वजह से वीक रहेगा, मतलब यहां पे कौन सी स्ट्रेस का खतरा रहेगा मेरे बीम को, वो मुझे पता करना पड़ेगा। क्या, यहां पे जो मैक्सिमम होगा वो क्या है, मैक्सिमम क्या है इस पॉइंट पे, बेंडिंग मूवमेंट। तो बेंडिंग मूवमेंट के लिए, बेंडिंग के लिए मुझे बिल्कुल ये यहां पे सेव करना पड़ेगा। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस जो आएंगी आपकी, वो मैक्सिमम आपकी इस लोकेशन पर ही आपको देखने को मिलेंगी। बेंडिंग स्ट्रेसेस मतलब जो हम पहले निकाल चुके हैं, बेंडिंग में डिजाइन कर चुके हैं पूरा WSM LSM से। तो वहां से जो आपकी स्ट्रेसेस आती हैं, सपोज WSM से बात करता हूं तो सिग्मा ST या फिर सिग्मा CBC, तो वो सारी की सारी वीक हमारी मेंबर को यहीं पे कर रही होंगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा उनका आपको नेचर नजर आएगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस यहीं लगेंगी बेंडिंग में, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट सबसे ज्यादा यहीं मिल रहा है, सबसे ज्यादा आपके बीम को बेंड यहीं कर रही होंगी वो, इसी लोकेशन पे। अब मैंने क्या कहा कि हाँ भाई, अब सपोर्ट्स पे भी बात कर लो थोड़ा सा, कि अगर मैं सपोर्ट्स पे बात करता हूं, तो सपोर्ट्स पे आपका जो मेंबर होगा या बीम है, तो वो सबसे ज्यादा वीक किस चीज में होगा, शियर में, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा क्या लग रही है, शियर फोर्स। तो सपोर्ट्स को आपको बचा के चलना है शियर स्ट्रेसेस से, और सेंट्रल स्पैन को, मिड स्पैन को आपको बचा के चलना है बेंडिंग स्ट्रेसेस से। आपको ये पता चल गया, यहां से एक छोटा सा रिजल्ट हमने ड्रॉ कर लिया यहां पे। तो अब मुझे यहां से एक चीज पता चल गई, हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, शियर स्ट्रेसेस की। तो शियर स्ट्रेसेस हमारी मैक्सिमम कहां रहेंगी, यहां पर, और 0 अप्रोक्सीमेटली 0 कहां रहेंगी, सेंटर पे। अब मैं क्या करता हूं, और ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट से हमें बेंडिंग स्ट्रेसेस का पता चल गया। अब मैं क्या करता हूं, हमारे बीम को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए, मैं यहां पे 2-3 पॉइंट्स ले लेता हूं। उन 2-3 पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूं, और उनको यहां पे अलग से डिस्कस कर लेंगे कि इस पॉइंट पे कौन कौन सी स्ट्रेसेस काम कर रही होंगी, कैसे वहां पे फेलियर हो सकता है, तो वो देखते हैं। सपोज एक पॉइंट मैं ले लेता हूं यहां पे ही, सपोज ये आपका पॉइंट नंबर
1 है। एक पॉइंट मैं ले लेता हूं यहां पर इस सपोर्ट पे, यह है पॉइंट नंबर 2। एक पॉइंट है यहां पर, यह है पॉइंट नंबर 3। एक इसी के ऊपर यहां भी ले लेता हूं भाई, ये पॉइंट नंबर 4 है। तो इतने पॉइंट्स अगर डिस्कस कर लेते हैं तो हमें हमारे बीम के एग्जैक्टली बिहेवियर के बारे में पता चल जाएगा कि मेरा बीम जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है, कौन से पॉइंट्स जो है हमारे वीकेस्ट पॉइंट्स है, कहाँ पे मुझे किस तरह से उसको सेफ रखना है, सारा पता चल जाएगा। हमें थोड़ा थोड़ा सा अब यहाँ पे थोड़ा सब्र रखिए, चीजें एकदम बढ़िया निखर के आएंगी, यहाँ से पता चलेगा कि हाँ बीम में हो क्या रहा है। सबसे पहले कौन सा पॉइंट लें बताओ, सबसे पहले कौन सा पॉइंट लेना चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पे पॉइंट नंबर सपोज 1, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 1 लिख लेते हैं पहले, उसके बाद आपको एक चीज बताता हूं। सपोज मैंने पॉइंट नंबर 1 को यहां पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ये आपका पॉइंट नंबर 1 है। क्लियर? तो पॉइंट नंबर 1 जब मैं बात करता हूं या कोई भी, वो उसको डिस्कस करेंगे। जब मैं यहां पे बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा था तो बेंडिंग स्ट्रेसेस हम कैसे निकालते हैं? फ्लेक्सुरल फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो सोम में पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में। देखो यार, ये मत सोचना कि हम ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आ रही चीज़ें वो सोम में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पोर्शन पूरा सोम का ही होता है। वैसे चीज़ें जो आप हमें यूज़ करनी है वो हम डिस्कस करते चल रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो जिसकी सोम नहीं भी हुई तो उसको भी एटलीस्ट चीज़ें समझ आ जाएंगी, इतना हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सभी चीज़ें। बट जो इन डेप्थ जो डिटेल आप उसके बारे में पढ़ोगे वो आपके उसी टॉपिक में, उसी सब्जेक्ट में पढ़ी जाएंगे, क्योंकि डिटेल में वो टॉपिक अगर पढ़ेंगे तो हमारा जो आरसीसी का टॉपिक चल रहा है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। तो जितना जरूरी है उतनी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो लिख देता हूँ, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला जो होता है F/Y इक्वल्स टू M/I इक्वल्स टू E/R। ये आपका क्या होता है? फ्लेक्सुरल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है? बेंडिंग, ठीक है। तो बेंडिंग फॉर्मूला कह दो या फिर फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। तो ये आपका फॉर्मूला यूज किया जाता है बेंडिंग स्ट्रेसेस को निकालने के लिए। ये जो F है ये क्या है? आपकी बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। Y जो है ये आपका डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से आपकी स्ट्रेस का, जिस भी पॉइंट पे आप डिस्टेंस मतलब निकालते हो बेसिकली। M है आपका बेंडिंग मोमेंट, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, E और R आपके क्या है? E है यंग्स मॉडुलस और R है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इनके बारे में बाद में देखेंगे। अभी बात करते हैं स्ट्रेस। अगर मुझे निकालनी है बेंडिंग स्ट्रेस तो कैसे निकाल सकता हूं? M/I, ये Y इधर चला जाएगा इनटू में Y। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? बेंडिंग स्ट्रेस। इसके अंदर अगर मैं कहीं पे निकालना चाहूं कि भाई हाँ मुझे इस पॉइंट पे चाहिए कि हाँ कितनी बेंडिंग स्ट्रेस आ रही होगी, तो कैसे निकाल सकता हूं? बेंडिंग मोमेंट M की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस पॉइंट का, जिस भी पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूं उस पॉइंट का मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो वो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, यहां पे हमें फॉर्मूला पता चल गया बेंडिंग स्ट्रेसेस का, तो ये हम यूज करने वाले हैं क्योंकि अब यहाँ पे इसलिए हमने डिस्कस किया था। तो ये हमें पता चल गया कि हाँ इस तरह से बेंडिंग अगर स्ट्रेसेस निकालूंगा तो ऐसे, शेयर स्ट्रेस अगर हमें निकालनी है तो वो हम देख चुके हैं पहले फॉर्मूला कि वो कैसे निकालूंगा मैं। फॉर्मूला जो होता है शेयर स्ट्रेस का, टाउ इक्वल्स टू V इंटू AY बार अपॉन I इंटू विड्थ, B जो है थिकनेस भी बोल देते हैं कई बार, विड्थ भी बोल देते हैं, एक ही बात है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 पे जब मैं बात करूंगा, पॉइंट नंबर 1 पे यहां पे क्या है? बेंडिंग मोमेंट क्या है? मैक्सिमम है। पॉइंट नंबर 1 पे क्या है? हमारी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है तो यहां पे क्या है? बेंडिंग मोमेंट बहुत ज्यादा है एक तरह से, तो हमारी कुछ स्ट्रेसेस आएंगी, यहां पे हमें बेंडिंग स्ट्रेसेस मिलेंगी कि मैं यहां से निकालूंगा F इक्वल्स टू M/I इंटू Y। कुछ भी वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं। सपोज इसको मैंने नाम दे दिया F1। इसी वजह से I, क्योंकि यहां पे बेंडिंग मोमेंट था, ये चीज ठीक है भाई। अब यहां पे जब मैं बात करता हूं किसकी, सपोज मैं यहां पे टाउ से रिप्रेजेंट करता हूं शेयर स्ट्रेस को, तो शेयर स्ट्रेस जब मैं देखता हूं यहां पे हमारी शेयर स्ट्रेस किसकी वजह से आएगी? शेयर फोर्स की वजह से। जैसे हमने वहां पे निकाला था ना फॉर्मूला, क्या लिखा था इसका? V इंटू AY बार अपॉन में I इंटू में विड्थ, ठीक है। तो जब हमारी ये जो शेयर फोर्स होगी
वैल्यू, तभी तो हमें यहाँ पे पता चलेगा ना कि हाँ हमारे यहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है, उस चीज़ का पता चल पाएगा। तो शियर फोर्स जो है आपका यहाँ पे 0 है, हमने शियर फोर्स डायग्राम से चेक कर लिया, तो शियर स्ट्रेस भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब फोर्स ही नहीं आ रहा तो स्ट्रेस क्या लगेगी, 0। तो यहाँ पे जो टाउ है आपकी वो क्या हो जाएगी, 0। तो शियर स्ट्रेस आपकी यहाँ पे 0 हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, सिर्फ F1। F1 मतलब हमारी जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगी, लिख लो इसको, ये क्या आपकी बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। और एक चीज और, बेंडिंग स्ट्रेस कौन सी होगी, ये क्या नेचर होगा, बेंडिंग कंप्रेशन होगी या फिर बेंडिंग टेंशन होगी, उससे आप कैसे पता कर सकते हो, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है या फिर न्यूट्रल एक्सिस से नीचे है। अब यहां पे न्यूट्रल एक्सिस से नीचे है ये पॉइंट, तो इसका मतलब यहां पे क्या आ रही होगी, टेंशन, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू बेंडिंग टेंशन। क्लियर। तो यार बहुत धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं, अगर किसी को ज़्यादा स्लो लगता है तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके चला सकते हो, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं, मैं इसलिए बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें आपकी बहुत जल्दी अगर निकल गई आगे तो समझ में नहीं आएंगी। बहुत आराम से एक एक पॉइंट को ध्यान से डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, चर्चा बहुत दूर तक चलेगी, ठीक है, तो भी बैठे रहे। तो बेंडिंग स्ट्रेस हमें पता चल गई कौन सी थी, बेंडिंग टेंशन, और टाउ हमारी क्या है यहाँ पे, शियर स्ट्रेस क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि शियर फोर्स 0 थी यहाँ पे। अब यहाँ पे जब मैं इस तरह का एलिमेंट ड्रॉ करता हूँ, सपोज मैंने एलिमेंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 दिखाया है, इसके अंदर जो शियर स्ट्रेसेस दिखाता हूँ वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मतलब इस यहाँ पे साइड्स पे, यहाँ सिंगल एरो के साथ मैं यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस इस तरह से दिखाता हूँ। ये सिंगल एरो मतलब ये आपका एरो जो है एक सिंगल रहता है, ये इस तरह से आप यहाँ पे स्ट्रेसेस दिखाते हो। बट यहाँ पे ये स्ट्रेसेस क्या है, 0 है, क्योंकि शियर तो आ ही नहीं रही, तो शियर नहीं आ रही तो ये दिखाने का कोई भी तुक नहीं बनता, यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है इसका, क्योंकि जब स्ट्रेसेस ही 0 है तो ये चीज़ दिखानी बनती ही नहीं है। वो जस्ट आपको बताने के लिए मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि आगे यूज होंगी। तो शो कैसे करते हैं बेसिकली। अब हमारी यहाँ पे दूसरी स्ट्रेस क्या लग रही है, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस जो लग रही है ये हमारी कैसे लग रही है, इस तरह से हॉरिजॉन्टली लग रही होगी, इसके ऊपर टेंशन इस तरह से बाहर की तरफ खींच रही है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होती है उनको हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऊपर या नीचे इसको लेके जा रही होगी उनको हम यहां से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। तो एक स्ट्रेस एलिमेंट जब मैं शो करता हूं किसी भी लोकेशन पर, तो उसके अंदर जो स्ट्रेसेस होती हैं वो मैं इस तरह से शो करता हूं, ठीक है। मतलब ये जो एलिमेंट था हमारा, ये हम यहाँ पे शियर स्ट्रेस दिखाएंगे इस तरह से, ठीक है, शियर स्ट्रेस हो गई। और यहाँ पे हमारी सपोज एफ एक्स हो गई, ये एफ एक्स हो गई, मतलब एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होगी, और ये हमारी क्या होगी, एफ वाई, ये होगी एफ वाई। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पर सारी स्ट्रेसेस जो है वो शो करते हैं, ये तरीका होता है हमारा दिखाने का। ये चीज़ क्लियर। अब यहाँ पे हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई भी नहीं लग रही ना, ऊपर से नीचे तो ऐसे कोई भी इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं लग रही, जो कि इसके इस पॉइंट के ऊपर लग रही होगी। वाई डायरेक्शन में तो कोई भी स्ट्रेस नहीं लग रही ना, तो इसलिए ये वाली स्ट्रेस भी हम नहीं दिखाएंगे, तो जो लग रही होगी वही दिखाएंगे। कौन सी स्ट्रेस लग रही है, F1। तो जब F1 लग रही है तो वो कैसी लग रही थी, टेंशन, तो बाहर की तरफ खींच रही है, इसको बाहर की तरफ खींचेगी तो एरो कहां दिखाऊंगा, बाहर की तरफ। क्लियर। ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए हमें पता भी नहीं था कि स्ट्रेसेस कैसे शो करते हैं। अगले वाले पे डायरेक्टली मजे में चलते चलेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे देखो यार, अब आप स्ट्रेस एलिमेंट हमारा कुछ इस तरह का है। अब एक चीज और आपको नहीं पता चलेगी, क्या पता चलेगी, जो क्रैक आएगा, नोट करके लिख लेना यहां पे, cracks are always normal to the principal stresses। अब कई चीजें आ गई यहां पर नई आपकी, एक तो प्रिंसिपल स्ट्रेस ही आ गई कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, तो और ऊपर से क्या आ गया, जो क्रैक्स आ रहे हैं वो आपके 90 डिग्री मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में आपको दिखाई देंगे।
क्लियर? तो ये समझेंगे, एक एक पॉइंट इसका समझेंगे कैसे आता है। अब इससे पहले हमें पता होना चाहिए क्या, कि ये हमारी जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो क्या होती हैं। देखो, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमारी वो स्ट्रेसेस होती हैं, जैसे मैंने ये एक एलिमेंट दिखा दिया आप लोगों को, इस एक एलिमेंट पर मतलब इस एक पॉइंट पर आपकी बहुत सारी स्ट्रेसेस लग रही होंगी, ठीक है। आपकी इधर भी लग रही हो सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर पॉइंट पे आपकी स्ट्रेस जो है वो लग सकती है, ठीक है। हर पॉइंट पे जो स्ट्रेस लगेगी, सपोज ये तो आपकी क्या थी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लग रही थी, ये सपोज थोड़ी सी टेढ़ी लगती, अगर ये टेढ़ी लगती तो यहाँ पे क्या होता, हर पॉइंट पर आपको कुछ ना कुछ कंपोनेंट नजर आता उनका, किसी हर पॉइंट पर कोई ना कोई स्ट्रेस लग रही होती। तो हर पॉइंट पर जो स्ट्रेसेस लग रही होती, तो मैं हर एक स्ट्रेस को तो निकाल नहीं सकता था। तो मैं क्या निकालता हूं, हर एक पॉइंट पे लगने वाली स्ट्रेस की वजह से मैंने क्या निकाला, इस पॉइंट पे, इस नंबर 1 पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, तो इस पे सबसे मैक्सिमम जो स्ट्रेसेस लग रही होंगी मुझे वही चाहिए। अगर उनके लिए मैंने सेव कर दिया तो छोटी वैल्यू के लिए तो अपने आप ही सेफ हो जाएगी ना कोई भी चीज, ठीक है। अगर आप में 10 मुक्के सहन करने की जान आ गई तो 8 मुक्के तो आप सहन कर ही लोगे। तो मुझे क्या चाहिए था, जान कितने की है, मैक्सिमम कितना बर्दाश्त कर सकता हूं, 10। वही चीज यहां पे है। मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी आ रही होगी, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। स्कूल के अंदर हेड कौन होता है, प्रिंसिपल होता है ना, सबसे मेजर आपका प्रिंसिपल होता है, इसीलिए इनको प्रिंसिपल PALE होता है, ये PLE नहीं होता, ये स्पेलिंग भी सही लिखी है। तो प्रिंसिपल इसीलिए बोला गया क्योंकि ये सबसे बड़ी स्ट्रेसेस होती हैं। किसी भी हम प्लेन में चेक करें इस पॉइंट के लिए, हर प्लेन पे जब हम एनालाइज करते हैं तो सबसे बड़ी स्ट्रेसेस हमें मिलती हैं। अब सबसे बड़ी स्ट्रेस कैसे निकालूंगा, ये क्वेश्चन आता है डाउट कि भाई अब हर एक पॉइंट पे हर एक स्ट्रेस को तो मैं कॉम्बिनेशन लगा के देख नहीं सकता, कैसे निकालेंगे। तो ये निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला होता है, P1 आपकी क्या हो जाएगी, Fx प्लस Fy डिवाइड बाय 2। अगर 1 मेजर प्रिंसिपल निकाल रहा हूं तो प्लस अंडर रूट ऑफ Fx प्लस Fy डिवाइड बाय 2 इसका स्क्वायर, प्लस आपकी Q लिख दो, या फिर यहां पे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज टाउ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो प्लस टाउ स्क्वायर, क्योंकि आपको अभी तक मैंने ये बताना कि टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाउ स्क्वायर जो भी आपकी शीयर स्ट्रेस होगी। हमने क्या निकाली है, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। चलो दोनों एक साथ ही लिख देते हैं, मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। P1 हो या फिर P2, ऐसे लिख लो और कर लो, वरना फिर कई बच्चे सोचेंगे P1 अपॉन P2 लिखा हुआ है, ठीक है भाई। P1 और P2 अगर मैं निकालता हूं तो प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा यहाँ पे। यार वरना इतना कंफ्यूजन मत करो, क्योंकि बाद में फिर मुझे ही डाउट क्लियर करने पड़ेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इससे अच्छा इसको यहीं पे पहले ही सुधार लो, P1 अलग अलग ही लिख देते हैं। ये क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर प्लस का साइन यूज करता हूं और अगर हमारा यहाँ पे माइनस का साइन यूज किया जाता है तो ये माइनर हो जाएगी, छोटी, माइनस Fx प्लस Fy बाय 2 का स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ये क्या है आपकी माइनर। तो अब देखो, आपको किसी भी प्लेन के ऊपर, किसी भी प्लेन में आप किसी भी एंगल पे चेक करते हो, हर एक एंगल पे एक प्लेन मिलता है आपको, किसी भी प्लेन में आप चेक करोगे मतलब तो कोई ना कोई स्ट्रेस मिल रही थी। आपने एक ऐसा प्लेन ढूंढ लिया जहां पे आपको सबसे बड़ी स्ट्रेस मिल रही थी उस पॉइंट पे, जो कि हमने मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल दिया, जिसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, और एक सबसे छोटी स्ट्रेस मिल रही थी, मतलब मुझे P2 जो होगी हमारी वो मिलेगी, तो वो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा दूसरी में, सिर्फ ये अंतर आएगा और कुछ नहीं आएगा। Fx Fy आपने देख लिया, हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है हमारी, Fx और Fy वर्टिकल फोर्स हो जाएगी हमारी, और
ये यहाँ पे लिख दिया, और टाउ हमारा शियर स्ट्रेस है। तो जो भी कॉम्बिनेशन आएगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल लेंगे। अब एनालाइज करते हैं पॉइंट नंबर 1 को। तब तक ये पूरा का पूरा आप अभी तक नोट डाउन करिए, फिर पॉइंट नंबर 1 पे आएंगे। तो डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 1। ये भी देखेंगे अब हम। अब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमने देख ली, इसके अंदर नई जो चीज पड़ी थी प्रिंसिपल स्ट्रेस कि भाई हाँ प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी कोई भी। अब ये क्या लिखा है कि जो क्रैक्स आते हैं वो हमारे नॉर्मल होते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस के। इसका मतलब ये होता है कि हमें किसी भी प्लेन में अगर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिलती हैं तो उन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के 90 डिग्री पे, सपोज एक आपकी स्ट्रेस ये इधर लग रही थी और एक स्ट्रेस इधर लग रही थी, ये आपका सपोज एक प्लेन था, तो जो क्रैक्स नजर आएंगे ये जब इधर इसको खींचेंगी किसी भी चीज को, तो जो आपका जो खींचने के बाद जो चीज कहीं से कटेगी या जो क्रैक्स आएंगे वो इस डायरेक्शन में आएंगे 90 डिग्री पे। तो ये इसको इधर खींच रही थी और ये इसको इधर खींच रहा है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। तो जो क्रैक्स आएंगे वो इस डायरेक्शन में नजर आएंगे, यहाँ पे आपको ये टूटता हुआ नजर आएगा। ये चीज क्लियर सबको? तो इस डायरेक्शन में ये क्रैक्स नजर आएंगे जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बताऊंगा, वो भी बताऊंगा आपको कि कैसे आएंगे, नजर कैसे आएंगे बेसिकली। अब पॉइंट पे ही देख लेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आप, अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, F1 है ये। तो यहां पे जब हम पॉइंट नंबर 1 एनालाइज कर रहे थे तो पॉइंट नंबर 1 पे क्या हो रहा था, F1 ही हमारी सिर्फ स्ट्रेस काम कर रही थी, तो यही क्या हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगी। सपोज निकालता भी हूं अगर मैं, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या आएगी हमारी P1। तो Fx प्लस Fy में क्या है, Fy तो 0 है, Fx का क्या लिखा है मैंने यहाँ पे F1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा F1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस शियर स्ट्रेस वो क्या है 0। तो क्या आएगी वैल्यू यहां से हमारी, ये पूरा ये कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट से, तो F1/2 प्लस F1/2 स्ट्रेस क्या आएगी प्रिंसिपल F1। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारी क्या आ गई यहाँ पे F1 ही आ गई। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारी क्या आ गई F1। माइनर में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ 0 आ जाएगी, F1/2 माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो P2 क्या आ जाएगी हमारी 0। क्लियर? तो P2 हमारी क्या आ गई 0 आ गई, और P1 हमारी F1 आ गई जो कि टेंशन में है। अब यहां पे जब हमें क्रैक नजर आएगा तो इसी डायरेक्शन में हमारी स्ट्रेसेस है, तो क्रैक जो आएगा वो किस डायरेक्शन में नजर आएगा हमें, इनके परपेंडिकुलर। सपोज ये ऐसे था तो इसके 90 डिग्री पे ये इस तरह से क्रैक्स यहां पे नजर आएंगे, ये इस एलिमेंट को ऐसे तोड़ेगा, तो ये क्या है आपके क्रैक्स। ठीक है, ये क्रैक हमें इन पॉइंट्स के, इन स्ट्रेसेस के परपेंडिकुलर नजर आएंगे, क्योंकि ये हमारी अब क्या बन गई है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्या बन गई हैं ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और क्रैक्स क्या होते हैं ऑलवेज नॉर्मल टू द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ये चीज क्लियर? तो प्रिंसिपल स्ट्रेस के नॉर्मल आपको क्रैक नजर आता है। ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के है बेसिकली। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस में भी आपका मेजर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा उसके परपेंडिकुलर आपको क्रैक नजर आएंगे। अब यहां पे जब हम क्रैक देखेंगे, ये एलिमेंट कहां था 1 यहां पे था, तो इस पॉइंट पे जो क्रैक आपका नजर आ सकता है वो इस डायरेक्शन में आएगा आपको। ये क्या है आपके क्रैक्स। क्रैक्स को रोकने के लिए आपको सरिया देना पड़ेगा, रीइंफोर्समेंट देनी पड़ेगी यहां पे, वो भी देखेंगे, भी आगे डिस्कस करेंगे उसको भी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हमने यहां पे देखा, इसको ऐसे एनालाइज कर लिया। अब किसको देखते हैं, सपोज पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, इससे आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो पॉइंट नंबर 3 लिख लिया होगा वैसे तो, खैर ये थोड़ा सा बोरिंग सा हो गया ये, क्योंकि चीजें थोड़ी डेप्थ में जाके समझनी पड़ रही है ना, इसलिए। अब पॉइंट नंबर 3 ले लेते हैं भाई, चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। अब पॉइंट नंबर 3, अब हमें चीज़ों का पता चल गया है।
तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। अब इसके ऊपर स्ट्रेसेस बताओ कौन कौन सी आ रही होंगी। स्ट्रेसेस कौन सी आ रही होंगी? 3 पे आपकी बेंडिंग मोमेंट भी मिल रहा है और कुछ आपको शियर फोर्स भी मिल रही है। यहाँ पे जब मैं चेक करता हूँ तो बेंडिंग मोमेंट भी और शियर फोर्स भी कोई वैल्यू आ रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब अब आपको यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगी। बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसी आएंगी? यहाँ पे जो टेंशन में आ रही थी आपकी, टेंशन में ये ना न्यूट्रल एक्सिस से नीचे है तो टेंशन स्ट्रेसेस, तो ये आपको एक तो F3 और F3, तो वाई एक्सिस पे तो कोई भी स्ट्रेस लगी नहीं रही तो वो आप जीरो हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे क्या है? शेयर स्ट्रेस भी आ रही है। तो शेयर स्ट्रेस की डायरेक्शन कैसे दिखाऊंगा मैं, वो आप यहाँ पे समझिए। जब सेंटर पॉइंट से इधर आप जब देखते हो तो आप शेयर की डायरेक्शन चेक करने के लिए आप क्या करोगे? सपोज इस पॉइंट को जब हम एनालाइज करेंगे तो जो आपकी शेयर की डायरेक्शन आपको नजर आएगी वो आपको पहले दिखा देता हूं फिर समझा देता हूं। कुछ ये नजर आएगी। कैसे? सपोज आप इस स्ट्रक्चर को यहां से काटते हो, आपने क्या किया? ये बीम यहां से काट दिया। काटने के बाद जब आप क्या करते हो? चेक करते हो तो ये स्ट्रक्चर क्या करने की कोशिश करता है? ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो इसके ऊपर ये कैसी स्ट्रेस लगाएगा? नीचे की डायरेक्शन में। मतलब ये मेरा बीम ऐसे था, ये सपोर्ट थी, इधर भी आपका बीम ऐसे चलता आ रहा था। यहां से मैंने क्या किया? बीम ये यहां पे सपोज मैंने तोड़ दिया तो क्या होगा? ये बीम यहां से नीचे जाने की कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे। तो ये जब नीचे जाएगा तो इसको रगड़ते हुए यहां पे नीचे की तरफ इसको लेके जाने की कोशिश करेगा। तो कैसे शियर फोर्स लगाएगा? नीचे की डायरेक्शन में। इसको बैलेंस कौन करवा रहा होगा? इसके जो इधर ये जो बीम था, इसने इसको रोकने के लिए क्या किया होगा? ऊपर की तरफ फोर्स लगा के रखी होगी कि ये यहीं रहे, इसके साथ में नीचे ना जाए। ये चीज क्लियर? इसको बैलेंस करने के लिए। अब मैंने बताया था कि ये वर्टिकल स्ट्रेसेस दिखा दी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक स्ट्रेस यहां पे लग रही होगी और इसको बैलेंस करने के लिए एक स्ट्रेस यहां लगेगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस जो है वो बोला जाता है इनको। जो डायरेक्शन इनकी है ये इसके ऑपोजिट होगी और इसको बैलेंस करने के लिए एक स्ट्रेस यहां पे नजर आएगी आपको, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन आपकी इन स्ट्रेसेस पे ही डिपेंड करती है। ये चीज क्लियर? या आप उल्टा भी बोल सकते हो, इनकी निकाल लो डायरेक्शन, उनके कोरस्पॉन्डिंग इसकी स्ट्रेस आ जाएगी। तो वो पूरा ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल शियर में आपका टॉपिक आ जाता है। तो अब हमें डायरेक्शन पता चल गई। आप इसकी यहां से बिल्कुल आराम से आप निकाल सकते हो। आपको ये डायरेक्शंस पता करनी है। बस आपको क्या करना है कि ये कंपोनेंट इसको दूसरा जहां से मैंने काटा है, काटने के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसको नीचे लेके जा रहा है या ऊपर लेके जा रहा है, बस इतना आपको पता चल गया तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। नीचे लेके जाएगा तो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ स्ट्रेस लगा रहा है इस पे, और इधर सपोर्ट कहाँ रोकने की कोशिश कर रही थी? ऊपर की तरफ। तो ये इसको बैलेंस करने के लिए हो जाएंगी। अब हमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी पता चली, डायरेक्शन पता चल गई यहां से। अब शियर स्ट्रेस हमें पता चल गई तो अब हमें F3 भी पता चल गई। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालनी है, क्योंकि वही हमारी क्या है, मतलब इन सभी का कॉम्बिनेशन एक काम कर रहा होगा कोई भी मेजर स्ट्रेस के रूप में बनकर। मतलब स्ट्रेस आपकी क्या है? यहाँ पे शियर स्ट्रेस भी लग रही है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस भी लग रही है, बेंडिंग स्ट्रेस जो है, तो इन सभी का एक कॉम्बिनेशन होगा ना, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के रूप में एक स्ट्रेस किसी एक डायरेक्शन में सबसे बड़ी बन के काम कर रही होगी। इन सबको मिलाने के बाद कि भाई F3 भी मिली हुई है, उसमें शियर फोर्स का भी कुछ हिस्सा आ जाएगा, सभी मिलके आपकी शियर स्ट्रेस भी और बेंडिंग स्ट्रेस भी, सारी इन सभी का कुछ कुछ हिस्सा मिलके एक बहुत बड़ी स्ट्रेस बना देंगे, जो डिसाइडिंग होगी, जो कि इसके ऊपर सबसे बड़ी स्ट्रेसेस लग रही होंगी, जिनको हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहा था। कितना नेचर या कितनी वैल्यू आएगी उनकी? P1 जब आप निकालोगे तो वो कितनी आएगी? यहाँ पे सिग्मा एक्स मतलब Fx प्लस Fy तो है ही नहीं, तो यहाँ पे F3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ F3/2 का स्क्वायर प्लस स्ट्रेस आपकी सपोज यहाँ पे τ3 है, ठीक है। τ3 स्ट्रेस लग रही है, थर्ड पॉइंट था इसीलिए नाम दे दिया यहाँ पे τ3 का स्क्वायर। ये चीज क्लियर सबको? तो ये हम यहाँ से स्ट्रेस निकाल लेंगे कोई भी। तो ये हमारी यहाँ पे कोई भी P1 स्ट्रेस लग जाएगी। ये हमारी P1 स्ट्रेस हो गई। ये कैसी आएगी? हमारी प्लस है, ये हमारी टेंसाइल आएगी बेसिकली, ठीक है। टेंशन में आएगी, सारी स्ट्रेसेस प्लस हो रही है ना, तो ये प्लस की फोर्स आएगी हमारी टेंशन में आएगी, हमें टेंशन में दिखेगी ये फोर्स।
और देखते हैं वो भी कैसे। और P2 जो आएगी, टेंशन वेंशन का भी है, वो भी अभी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि टेंशन ही क्यों दिखाई मैंने। और P2 क्या आ जाएगी हमारी, जो कि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, F3/2 माइनस ऑफ F3/2 का स्क्वायर प्लस τ3 का स्क्वायर। ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गई। अब ये मुझे यहाँ पे नज़र कैसे आएंगी, ये चीज़ क्लियर। ये लिख लो एक बार, क्योंकि मैं भी रब करूंगा, इसी डायग्राम में आपको शो कर दूंगा कि ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे बिहेव करेंगी। ठीक है, चलो रब करने से पहले भी मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये शियर स्ट्रेस दिख रही है, तो ये दोनों आपको क्या कर रही है, इधर खींच रही है, इस डायरेक्शन में खींच रही है, और ये इस डायरेक्शन में खींच रही है। तो ये कुछ ऐसे खींच रही होंगी। तो ऐसे खींच रही हैं तो कितने एंगल पे खींचेंगी, क्योंकि कुछ ये इधर खींच रही है और ये इधर खींच रही है, तो ये कुछ यहाँ पे और ये इधर कहीं खींचेगी। इन दोनों के बीच में कहीं एक एंगल एडजस्ट होगा, जिस पे ये एक नेट फोर्स आपको दिखाई देगी दोनों के मिक्सचर की वजह से, वही आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगी। तो दोनों का मिक्सचर आपको यहाँ मिल रहा है, तो इस वजह से आपको कोई भी एक एंगल दिखेगा। एंगल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, वो अभी हमारे काम का नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे नजर आएंगी। कैसे नजर आएंगी वो देखो, फेल कैसे करेंगी और इसके अंदर क्रैक कहाँ नजर आएगा वो भी देखेंगे। ये रब कर रहा हूं मैं। अब एक बार लिख लो इसको जल्दी से। अब देखो, ये इसको इधर खींच रही है और ये इसको इधर खींच रहा है, तो नेट हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ डायग्राम मतलब हमारी जो शेप ऐसी है, ये जो ऐसा एक डब्बा बना हुआ था हमारा, एक जना क्या कर रहा है, डब्बे को इधर से पकड़ के खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, और एक जना यहां से खींच रहा है, यहां से खींच रहा है। तो इस डब्बे की जो शेप आएगी नेट निकल कर, वो कैसी आएगी, कैसी आएगी, देखो हमारा जो डब्बा होगा वो कुछ सपोज इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा। ये यहां खींच के लेके जा रही है और ये यहां, ठीक है। ये आपकी P1 स्ट्रेस है, ये भी P1, और ये इधर से क्या हो गया, दब गया, तो ये आपकी P2 स्ट्रेस। ठीक है, देखो अब मैंने उसको प्रिंसिपल स्ट्रेस के अंदर जब मैंने बात करी थी, तो P1 को मैंने टेंशन ही क्यों कहा था वो देख लेते हैं। यहां पे जब मैं चेक करूंगा इस कंपोनेंट को, इस एलिमेंट को, तो जब मैंने प्रिंसिपल स्ट्रेस P1 की वैल्यू निकाली थी और जो P2 मैंने निकाली थी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इनकी वजह से मुझे क्या मिला, जो τ3 हमारी फोर्स थी, ये इधर खींच रही थी इसको और F3 इधर खींच रही थी। इन दोनों के बीच में आपको एक नेट रिजल्टेंट मिल गया इनका, जो कि P1 के रूप में यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये इसको इधर खींच रहा होगा और ऐसा ही इस डायरेक्शन में सेम आपको इसी सेम प्लेन में P1 मिल गया। इसी P1 के मिलने के बाद आपने क्या निकाला, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपको कैसे मिलेंगी, जो P2 आपने निकाला था, जो कि आपने F3/2 माइनस करके आपने जो स्ट्रेस निकाली थी, वो कंप्रेशन और टेंशन मैंने कैसे बोली, अब वो देखो यहाँ पे कि P1 जो है वो मेरी टेंशन ही होगी या P2 मेरी जो है वो कंप्रेशन होगी। वो देखो यहाँ पे जब मैं चेक करूंगा P1 की वजह से, जो ये इसकी जो डायमेंशन थी, विड्थ आप कह सकते हो इसको, कि जो विड्थ थी हमारे थर्ड एलिमेंट की, वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। ये देखो, ये जो डायमेंशन है ये इंक्रीज हो गई है, यहां से यहां पहुंच गई। ठीक है, इतना इंक्रीमेंट आ गया इस डायमेंशन के अंदर। और ये किसकी वजह से इंक्रीमेंट आया, कौन इसको बाहर की तरफ खींच रहा था, P1 स्ट्रेस। ठीक है, P1 स्ट्रेस आपकी बाहर की तरफ खींच रही थी। जो मेजर आपकी स्ट्रेस होगी, जो ज्यादा वैल्यू से इसको खींच रही थी, वो क्या थी, P1 स्ट्रेस। इसीलिए खींचने वाली स्ट्रेस कौन सी होती है, टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसीलिए हमारी ये टेंसाइल आ जाएगी यहां पे। और ये जो डायमेंशन थी हमारी, ये जो विड्थ हमारी, ये जो डेप्थ दिखाई दे रही है, ये क्या थी, पहले इतनी थी, अब कितनी रह गई, सिर्फ इतनी रह गई। तो इस डायरेक्शन में इसको दबा कौन रहा था, P2 फोर्स, जो कि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस थी हमारी। तो ये क्या हो जाएगी, कंप्रेशन।
इस तरह से हमने यहाँ पे टेंशन और कंप्रेशन कैसे हमारे एलिमेंट पर काम कर रहा था मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के थ्रू, वो चीज यहाँ पे चेक करी है। तो यहां पे जब मैं बात करूंगा कि हमारा जो क्रैक नजर आएगा, मुझे क्रैक जो नजर आएगा वो कैसे नजर आएगा, मैंने बताया था मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होगी उसके नॉर्मल हमें क्रैक नजर आएगा। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या थी, ये थी, ये इसका प्लेन था, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें क्या नजर आएगा, क्रैक। यहां पे ये इस डायरेक्शन में हमारा क्रैक नजर आएगा, ये इसको इस डायरेक्शन में तोड़ना चाहेगी। ये चीज क्लियर सबको। तो क्रैक का जो फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। कितने एंगल पे आएगा वो भी हमने नहीं निकाला, क्योंकि इनका नेचर हमारा अभी फिक्स नहीं है। आपको एंगल निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने एंगल पर ये चीज काम कर रही होगी, कितने एंगल पर हमारी स्ट्रेसेस मिलती हैं, कितने एंगल पर मुझे क्रैक मिलेगा, वो चीज हमें पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सेम अब यहां पे देखो, थर्ड जो पॉइंट हमने निकाला था इसके ऊपर हमें क्रैक्स किस डायरेक्शन में नजर आए हैं, यहां पे कुछ इस डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में जो क्रैक्स नजर आ रहे हैं हमें, ये जो क्रैक्स हैं कुछ इस तरफ प्रोपेगेट कर रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो अंदर की तरफ जा रहे हैं, इनके लिए भी अभी हम एक चीज हमने यहां पे प्रोविजन बना के रखा हुआ है, वो देखेंगे आगे कि जब मैं इनको रोकूंगा क्रैक्स को तो कहां पे क्या चीज मुझे प्रोवाइड करनी चाहिए, वो देखेंगे। अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं कि क्रैक्स की फॉर्मेशन कहां हो रही है और उनकी डायरेक्शन क्या है, ये चीज देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं सपोज पॉइंट नंबर 2 की, ठीक है। अब हमने ये चीजें पढ़ ली, अब हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब 2 पॉइंट जो है आपका 2 नंबर पॉइंट है, इस पे आपकी यहां पे जब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जब मैं बात करता हूं तो यहां पे आपकी सपोज इसको मैं इधर लिया हुआ है, कंफ्यूजन ना हो ताकि इसीलिए बता रहा हूं। सपोज मैंने इसको यहां ले लिया जहां पे हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या था, 0 था, ठीक है। इसी पॉइंट पे मैंने कंसिडर किया हुआ है, ये एज इट इज आप इसको आगे इंक्रीज कर लोगे, क्लैरिटी के लिए किया है, अदरवाइज हम ड्रॉ यही करते हैं, ठीक है, डायग्राम, अभी कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि तो जो पॉइंट नंबर 2 हमने यहां पे लिया है, पॉइंट नंबर 2 के ऊपर जब मैं बात करूंगा तो बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा है यहां पे, 0। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी, कोई भी स्ट्रेस नहीं आ रही, इसी की वजह से तो बेंडिंग मोमेंट आ रहा था। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस ना तो आपको Fx मिलेगी, मतलब F2 मिलेगी, और ना ही F2 का जो y कॉम्पोनेंट होगा वो मिलेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल भी 0 और वर्टिकल भी 0। अब क्या बची, शियर स्ट्रेस, वो भी चेक कर लेते हैं। क्या मुझे यहाँ पे शियर स्ट्रेस मिल रही है, बिल्कुल। तो शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा, वो डायरेक्शन दिखा दूंगा। अब डायरेक्शन क्या होगी, सेम आ जाएगी। यहाँ पे मैं जब डायरेक्शन चेक करूंगा तो क्या होगा, इधर यहाँ से मैंने क्या किया, इसको काट लिया, काटने के बाद ये कंपोनेंट क्या करेगा, नीचे गिरेगा, इसको नीचे अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे डाउनवर्ड्स इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ और इधर ऊपर की तरफ, और इसके लिए ये इधर और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और तो कोई भी स्ट्रेस नहीं लग रही इसके ऊपर। तो क्या बचा, हमारी जो प्रिंसिपल स्ट्रेस आएंगी वो क्या आ जाएंगी, P1 क्या आ जाएगी, जब मैं करूंगा fx प्लस एफ वाई बाई 2 जीरो हो जाएगा, वो तो प्लस अंडर रूट ऑफ fx बाई 2 का स्क्वायर 0, मतलब f2 का स्क्वायर 0, प्लस अंडर रूट सिर्फ क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ टाओ का स्क्वायर, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, P1 टाओ, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो आप पूरा उसी फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू, तो आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ टाओ का स्क्वायर ही मिलेगा अंडर रूट के अंदर, तो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, टाओ की वैल्यू ही सिर्फ देखने को मिलेगी। ये चीज क्लियर सबको, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। और P2 क्या मिल जाएगी हमें यहाँ पे, माइनस करेंगे वो, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का टाओ। तो एक स्ट्रेस मुझे यहां पर मिल गई, बिल्कुल। अब ये क्या मिलेगी, बिल्कुल हमें सेम उसमें मिल जाएगी, एक ही स्ट्रेस जो है वो यहीं पे, कोई दूसरी तो इसको दूसरे एंगल पे डाइवर्ट करने वाली बची नहीं ना अब, तो ये बिल्कुल 45 डिग्री पे मिलेगी हमें यहां से। और P2 जो होगी वो कहां मिलेगी, ये इधर, ये हमारी
P2 हो जाएगी, और ये क्या है, कंप्रेशन। ठीक है, तो इसकी नेट शेप ये भी कैसे करेंगे, इसी की तरह कर देंगे। ये इसको इधर खींच लेगा, ठीक है, और ये इसको दबा देंगे यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर सबको? तो इसकी शेप भी बना के दिखा दूँ आपको, चलो शेप भी देख लेते हैं। इसकी जो शेप नज़र आएगी वो कुछ ऐसी नज़र आएगी। जो नेट रिजल्टेंट शेप जो बन जाएगी इसकी, अरे सॉरी, ये शेप कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है भाई, इसको जब हम खींचेंगे तो ये ऐसे खींचेगी, तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो हमारी काम कर रही है ये हमारी यहाँ पे इस तरह से लग रही होगी। ठीक है, तो ये दबाने वाली फोर्स हो गई और ये इसको खींचने वाली फोर्स। तो ये टेंशन वाली फोर्स यहाँ पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है हमारी टाउ। ठीक है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सी निकालते हैं हम, जो प्लस करके आती है हमारी, और माइनर हमारी जो माइनस करके निकालते हैं। पता चल गया मुझे? अब यहाँ पे मैंने बताया जो क्रैक की जनरेशन होगी वो क्या होगी, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बिल्कुल नॉर्मल। तो क्रैक्स हमारे जो दिखेंगे वो इस डायरेक्शन में दिखेंगे। ये आपकी क्रैक्स की डायरेक्शन होगी, और ये कितने डायरेक्शन पे मिलेंगे, 45 डिग्री पे। इसके बारे में मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, दूसरी कोई स्ट्रेस नहीं है जो कि इसके एंगल को चेंज कर सके। तो यहाँ पे जो मुझे क्रैक नजर आएंगे वो क्या मिलेंगे, इस तरह से। कितने एंगल पे मिलेंगे ये, 45 डिग्री पे। ये चीज़ क्लियर है सबको? तो आई होप ये सब अभी तक जो किया है वो सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल गई कि यार हमारे जो क्रैक्स है ना वो मेरे कुछ ऐसे इधर अंदर की तरफ जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। इधर मैं देखूंगा तो इधर हमारी डायरेक्शन जो है वो सिर्फ वो चेंज हो जाएगी, मतलब ये देखूंगा ना इस पॉइंट यहाँ पे कहीं भी निकालूंगा तो जो स्ट्रेस आएगी ना, शियर स्ट्रेस, वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रही होगी। ठीक है, मतलब ये ऊपर की तरफ, यहाँ पे जब मैं चेक करूंगा तो यहाँ से काटूंगा तो ये वाला कंपोनेंट नीचे गिरेगा, तो इसको नीचे लेके जाएगा और ये बचाएगा, ऊपर की तरफ रखेगा। तो डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो जाएगी। इसमें यहाँ पे कैसे आएंगे क्रैक्स, ये इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हम जब शियर इन्फोर्समेंट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्रैक्स की जो जनरेशन है या क्रैक्स जो बन रहे हैं हमारे, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे रोकने किस डायरेक्शन में है क्रैक्स। वो चेक करेंगे आगे जब आएगा। तो ये सारी जो वैल्यूज़ थी हमने सिर्फ क्रैक्स की जनरेशन के लिए और इनके ऊपर स्ट्रेसेस क्या आ रही हैं उनके लिए यहाँ पे चेक किया था। ठीक है, क्रैक्स कैसे आ रहे हैं। अब एक 4 जो है आपका, ये भी हम चेक कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 पे क्या होगा, सारी चीजें सेम काम कर रही होंगी। फोर नंबर पॉइंट पे क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेसेस हैं वो कैसी हैं, अंदर की तरफ F4 कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लग रही हैं आपकी, F4 जो हो गई है। ठीक है, तो कंप्रेसिव ही आपकी क्या आएंगी, यहाँ पे मेजर स्ट्रेसेस भी जो होंगी वो कंप्रेसिव ही आएंगी, देखेंगे कैसे आएंगी। तो और कोई स्ट्रेस क्या है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपकी बेंडिंग स्ट्रेसेस तो ये लग रही थी, इसके बाद आपकी शियर स्ट्रेसेस भी कुछ लग रही होंगी। तो इस पॉइंट पे है, इस साइड है, तो आपकी स्ट्रेसेस का नेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब आपने यहाँ पे इसको पकड़ा और यहाँ से काटा तो ये नीचे लेके जाएगी, तो इधर यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर, ये इस तरह से हो गया एलिमेंट आपका। अब जब यहाँ पे मैं P1 निकालूंगा सपोज, तो क्या आएगा, नेगेटिव स्ट्रेसेस को हम कैसे, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, माइनस से। तो यहाँ पे जब मैं निकालूंगा तो F4 माइनस F4 प्लस, मतलब Fx प्लस Fy करते हैं ना, डिवाइड बाय 2, तो ये माइनस F4/2 हो गया, प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ F4 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस टाउ स्क्वायर। टाउ मतलब मैंने यहाँ पे यार टाउ देखो कोई भी ऐसे सच वैल्यू लिखी है, कोई मैंने मैक्सिमम मिनिमम नहीं लिखा हुआ अभी भी। ठीक है, जनरल टर्म लिखी है, कोई भी वैल्यू हो सकती है टाउ की, सभी में एक वैल्यू नहीं होगी।
तो आप ये चीज़ कंफ्यूज मत होना कि मैंने टाउ कहीं पे टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 ऐसे करके लिख सकता था मैं, बट वो लिखा नहीं है। अब आप समझ जाना उसको, ठीक है। कोई भी वैल्यू उसकी, कोई सबकी सेम वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, कोई भी एक प्रिंसिपल स्ट्रेस मुझे मिल जाएगी, सॉल्व करूँगा मैं, ठीक है भाई। तो ये मेरी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगी या माइनर होगी, देखेंगे। अब P2 जब निकालूंगा तो क्या होगा, F4 डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, माइनस में कोई भी एक स्ट्रेस मिल जाएगी जो कि P2 होगी, मतलब मुझे P2 मिल जाएगी बेसिकली, ठीक है। ये चीज क्लियर सबको। मेजर वो होती है जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मैं चेक करूंगा प्लस और माइनस में, मैंने पिछली बार इसलिए बोला था कि जो प्लस करके निकालता हूं वो मेजर होती है, क्योंकि वहां पे हम जो स्ट्रेसेस ले रहे थे वो पॉजिटिव स्ट्रेसेस थी, ठीक है। पॉजिटिव स्ट्रेसेस का मतलब हम सारी चीजें पॉजिटिव वैल्यूज लेके चल रहे थे, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही थी, इसीलिए जब मैं प्लस करता तो वो बड़ी वैल्यू आती वहां पे, इसीलिए वहां पे हमें प्लस करने के बाद जो है वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलती। और यहाँ पे हमें प्लस करने के बाद जो है, मतलब अगर मैं करता हूँ तो वो माइनर भी मिल सकती है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेसेस का नेचर चेंज हो गया, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस 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 आएगा। तो ये माइनस माइनस क्या होगा, ऐड होंगी वैल्यूज, बड़ी वैल्यू मिलेगी, लेकिन किस में आएगी, माइनस में, मतलब कंप्रेशन आएगा आपका यहाँ पे। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो मिलेगी वो आपको कैसी मिलेगी, माइनस में मिलेगी, बट वो आपकी कैसी होगी, मेजर होगी, जो आपकी ये होगी। तो ये आपकी यहाँ पे मेजर कहलाएगी, इसको हम P1 बोलेंगे। वैसे तो बाय रूल तो हमें क्या बोलना चाहिए, इसको P1 बोलना चाहिए, क्योंकि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम P1 से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसीलिए लिखा था क्योंकि अभी तक पता नहीं था आप लोगों को। तो ये क्या हो गई आपकी P1 सपोज, और ये P2 हो गई। क्यों, क्योंकि ये माइनर है इस बार और ये मेजर है। मेजर माइनर में कैसे कन्वर्ट हुई, क्योंकि उसकी वैल्यू छोटी हो गई और इसकी वैल्यू बड़ी हो गई। वैल्यू बड़ी है लेकिन है नेगेटिव में। नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है कि कंप्रेसिव है आपकी जो भी स्ट्रेस आपको मिल रही है। अब इसके अंदर जब हम चेक करेंगे तो हमारी जो स्ट्रेसेस मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, देखते हैं। सेम आपका मिल जाएगा यहाँ पे भी, बट आपका जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगी वो क्या आएगी इसको देखो अब कि किस तरह से ये कर रहा होगा, इसको वेरिएशन चेंज कैसे आएगा इसके अंदर। अब शेप में कुछ इस तरह से आएगा कि ये इसको अंदर की तरफ दबा रही थी और ये बाहर खींच रही थी। तो ये आपको सपोज ये इस डायरेक्शन में आपको P1 मिल गया, ये जो मिल रहा है ये अंदर की तरफ जो दबा रही थी, अंदर वाली थी ना आपकी कंप्रेसिव। इस बार P1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसी थी, कंप्रेसिव। यहां पे लिख लेना, ये माइनस मींस कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स है आपकी। तो कंप्रेसिव बड़ी जो फोर्स दबाने वाली है, तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, मतलब जो दबेगा आपका एलिमेंट और यहां से थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, यह आपकी P2 हो जाएगी, ठीक है। खैर वो डिपेंड करेगा आपका कि ये नेट जो आपको दिख रहा है कि ये भी आपका कैसा आ रहा है। ये भी अगर नेगेटिव होगा तो यहां से भी आपका दब सकता है एलिमेंट, जरूरी नहीं है कि आपका यहां से खींचेगा ये एलिमेंट, ठीक है। तो स्ट्रेस के नेचर पे है, आपको सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेस पे ध्यान देना है सिर्फ, कि प्रिंसिपल स्ट्रेस आपकी कैसी आ रही है। अब आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेस आपकी इस यहाँ पे इस प्लेन में मिल रही है आपको, तो क्रैक्स कहाँ मिलेंगे, इसके 90 डिग्री पे यहाँ। तो ये आपके क्रैक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये चीज यहाँ पे इस एलिमेंट को डिस्कस करने का जो मेन मोटिव था वो क्रैक्स का जनरेशन देखना नहीं था, इसमें ये था डिस्कस करना, जो मेन बात थी कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारी क्या आती है, कंप्रेसिव। कैसी आती है, कंप्रेसिव। तो जो ज्यादा वैल्यू लगने वाली है स्ट्रेस की वो कैसी आ रही है, कंप्रेसिव। इसकी वजह से एक हमारा, और इसी को जो हमारी यहाँ पे स्ट्रेसेस आ रही है ना यार, एक चीज मैं बताना भूल गया, चलो बताऊंगा, खैर वो भी इसके बाद नोट करके लिख लेंगे या डिस्कस कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखते हैं पहले, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रही है, कैसी आ रही है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कंप्रेसिव आ रही है। मतलब जो इस एलिमेंट पे बड़ी स्ट्रेस लग रही है वो कैसी लग रही है, दबाने वाली लग रही है। तो दबाने वाली स्ट्रेस भी हमारी, वैसे तो कंक्रीट क्या रहता है हमारा, मतलब कंप्रेशन में सेफ रहता है, बट अगर वैल्यू बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा अगर बढ़ गई, तो वो क्या कर जाएगा, क्रशिंग में भी फेल कर जाएगा ना, क्रश कर जाएगा वो बेसिकली। तो क्रश ना करे इस वजह से वो क्या करते हैं हम, कि जो मैक्सिमम जो कंप्रेशन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बेसिकली आना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस की जो वैल्यू होंगी हमारे कंक्रीट के अंदर, उसको भी मैंने लिमिट में रखा हुआ है कि इससे ज्यादा अगर शियर स्ट्रेस आ रही है या इससे ज्यादा शियर स्ट्रेस मैं कंक्रीट में नहीं आने दूंगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल कंप्रेशन मुझे अवॉइड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, मैं वो बताऊंगा अब आपको। इसके अंदर क्या आ रहा है, यहां पे नोट करके लिख लेना, डायगोनल compression is avoided due to tau c max value। tau c max वैल्यू क्या होगी वो भी हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक चीज। ये बस आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक बताया गया है कि tau c max की वैल्यू जो होगी वो हम यहाँ पे किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, जब मैं डिजाइन करूंगा शियर का तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हमारी जो शियर स्ट्रेस आती है बीम के अंदर उसको कंपेयर करता हूं tau c max की वैल्यू से। ये वो वैल्यू होती है कि जो हमारा कंक्रीट प्लस मेन रीइंफोर्समेंट बिना शियर रीइंफोर्समेंट के मैक्सिमम मतलब वैल्यू जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, बियर कर सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो उनकी कह सकते हो आप। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगी उनकी, उससे कम ही हमारी वैल्यू आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा डायगोनल कंप्रेशन अवॉइड करने के लिए कंपेयर किया जाता है। अगर इससे ज्यादा वैल्यू होगी तो हमारा जो कंक्रीट है वो कंप्रेशन में भी फेल कर सकता है, कंप्रेशन में क्रश हो जाएगा हमारा बीम। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा ना। हम हालांकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, बट उसकी स्ट्रेंथ से भी ज्यादा अगर वैल्यू आपकी आ गई स्ट्रेस की तो वो क्रश कर सकता है। इसीलिए हमने एक अपर लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा तो इसके अंदर मैं अलाउ करूंगा ही नहीं। शियर स्ट्रेस अगर आती है तो मुझे वो मैं अलाउ नहीं करूंगा उसको, क्योंकि उसमें मेरा डायगोनल कंप्रेशन में, ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना यार, ये वर्ड जो है ये बहुत अच्छे से याद रखना। डायगोनल कंप्रेशन में फेल करने से बचने के लिए tau c max की वैल्यू यूज करी जाती है। डायगोनल कंप्रेशन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये एलिमेंट दिखाया है, इसके अंदर ये जो स्ट्रेसेस लग रही हैं, ये क्या लग रही हैं, डायगोनल्स के, ये डायगोनल होते हैं ना इसके, तो डायगोनली जो स्ट्रेसेस लगती हैं ये इस तरह से, तो इन तरह से लगने वाली स्ट्रेसेस को डायगोनल स्ट्रेसेस कहा जाता है। अब अगर टेंशन है तो डायगोनल टेंशन हो जाएगी, अगर कंप्रेशन है तो डायगोनल कंप्रेशन हो जाएंगी। ठीक है, तो इन्हीं स्ट्रेसेस को डायगोनल कंप्रेशन या फिर डायगोनल टेंशन कहा गया है। यहाँ पे कैसी लग रही थी जो हमने पहले एलिमेंट्स देखे थे नीचे की तरफ, वो डायगोनल टेंशन थी। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल कंप्रेशन है, तो डायगोनल कंप्रेशन में स्ट्रक्चर को बचाने के लिए tau c max की वैल्यू यहाँ पर यूज करी जाती है कंपेयर करने के लिए स्ट्रक्चर में आने वाली स्ट्रेस को, शियर स्ट्रेस को। तो थोड़ा सा ब्रीफ में आइडिया हमने देखा है अभी आज की क्या होती है स्ट्रेसेस, क्या नहीं होती। हालांकि काफ़ी डिटेल में ही हमने डिस्कशन कर ली है, काफ़ी स्लो चले हैं यार। देखो कुछ टॉपिक्स में मैं खुद बहुत धीरे चलता हूँ क्योंकि वो उस टॉपिक की डिमांड है, क्योंकि ये टॉपिक पूरा क्या है, पूरा एकदम लॉजिकल टॉपिक है। आपको पूरा ध्यान में आना चाहिए, एक भी फोर्स की डायरेक्शन या स्ट्रेस की वैल्यू आपको पता नहीं चली तो बेस नहीं बन पाएगा आपका, पूरा स्ट्रेस जो है वो वेस्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस का जो मतलब टॉपिक है बेसिकली, और हमें क्रैक्स का पता चला यहाँ पे कि क्रैक्स हमारे किस डायरेक्शन में जाते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के हमारे नॉर्मल रहते हैं वो। और हमने यहाँ पे एनालिसिस करी है अलग अलग पॉइंट्स लेकर, कहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है, कहाँ पे शियर फोर्स ज़्यादा होता है, कौन सा पॉइंट सबसे मैक्सिमम किस चीज़ कौन सी स्ट्रेस के लिए क्रिटिकल है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये हमारा यहाँ पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस ही आ रही है, यहाँ पे शियर में मेरे को ध्यान रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। एंड्स पे क्या है, यहाँ पे शियर फोर्स बहुत ज़्यादा आती है बट बेंडिंग मोमेंट कम आता है, तो यहाँ पे शियर में बहुत ज़्यादा मजबूती देने की जरूरत होगी। ठीक है, तो वो चीज़ें अब आगे डिस्कस करते चलेंगे, अभी तो शियर स्ट्रेस को ही डिस्कस किया है हमने इतना। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। थैंक यू।